अध्याय 3201 से 3210। सृष्टि के देवता को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। मध्य क्षेत्र मध्य में है और यहाँ युद्ध कम होते हैं, अतः ये 5 क्षेत्रों में सबसे समृद्ध स्थान है। इसके अलावा सृष्टि के ईश्वर में यह न केवल सृष्टि के ईश्वर का प्रत्यक्ष अधीनस्थ स्थान है, बल्कि सृष्टि के ईश्वर का मूल भी है। इनमें अन्य 4 डोमेन से कहीं अधिक विशेषज्ञ भी हैं। दूर से आप आकाश में नश्वर प्राणियों की एक भयानक दुनिया को उभरते हुए देख सकते हैं। इस स्थान पर आउटलैंड के शीर्ष विशेषज्ञों को भी दबाया जाएगा और दमन की डिग्री उनकी अपनी ताकत से संबंधित है। विशेषज्ञ जितने अधिक शक्तिशाली होंगे, उन्हें उतना ही कम दबाया जाएगा। आउटलैंड के पास यही नहीं है। सृष्टि के देवता के निर्धारण के बाद के वर्षों में आउटलैंड जीव फिर से मध्य साम्राज्य पर कब्जा करने में सक्षम नहीं हुए हैं। जब ये जीवन ने चारों ओर देखा तो पूरे मध्य क्षेत्र में एक तेज सांस छिपी हुई थी, अन्य स्थानों की तुलना में भी अधिक। ये सृष्टि के देवता का आधार शिविर था। सृष्टि के ईश्वर की दिशा तो और भी अधिक चमकदार है, यहाँ तक कि तू जीवन को भी अपनी भारी पुतली खोलने की जरूरत नहीं है। QE के अंतर के आधार पर वह आसानी से महसूस कर सकता है कि दूरी में एक शुद्ध और भयानक QE खिल रही है, ठीक रात में जुगनू की तरह। ये बहुत स्पष्ट है। अनंत पृथ्वी पर छिपे एक विशाल जानवर की तरह ये सृष्टि के संपूर्ण ईश्वर के आकर्षण को दबा देता है। ये जीवन की धारणा में अनगिनत भाग्य एकत्रित होते हैं और सृजन के भगवान की दिशा में जाते हैं। जब भी दुनिया मजबूत होती है, भगवान की किस्मत मजबूत होती है। ऐसी जगह पर खेती करने से वास्तव में आधी मेहनत में 2 गुना फल मिलता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अनगिनत लोगों को सृष्टि के ईश्वर की शरण लेने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना पड़ता है और अभ्यास करने के लिए सृष्टि के ईश्वर में प्रवेश करना चाहते हैं। ये वास्तव में खेती के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है। ये किसी भी प्रसिद्ध पर्वतों और नदियों तथा अमर परिवार को आशीर्वाद देने वाली भूमि से बेहतर है। विशेष रूप से वे मजबूत अभ्यासकर्ता जो WTO में शामिल हो गए हैं, पानी में मछली की तरह हैं। उनकी उपलब्धियां रॉकेट की सवारी के समान है। हालांकि इनका सीधा असर मार्शल आर्ट पर नहीं पड़ेगा, लेकिन यह मार्शल आर्टिस्टों की साधना गति को स्पष्ट रूप से प्रभावित करेगा। ये जीवन ने सीधे अपनी सांस छोड़ी। एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक प्रेरण हो गया। बैंगनी गैस 30,000 मील तक खींचकर ले गई। हर जगह मंत्रोच्चार की आवाजें थीं, जैसे अनगिनत लोग पूजा कर रहे हो। गठन के बाद आप बहुत सारी परेशानी से बच सकते हैं और कोई भी पागल नहीं है और सम्राट की परेशानी में जाने की हिम्मत नहीं करता है। ये जीवन ने पूरी तरह से गति विकसित की और अंतरिक्ष शटल के माध्यम से सीधे मध्य क्षेत्र के प्रमुख राज्यों से होकर गुजरी। ये बहुत चिकना था। निश्चित रूप से कई लोगों ने इस सांस को महसूस करने के बाद परेशानी खोजने की हिम्मत नहीं की। वे 3 दिन और 3 रातों तक पूरे रास्ते उड़ते रहे और अंत में सृष्टि और रसायन विज्ञान के देवता की राजधानी के बाहर उड़ गए। संपूर्ण मध्य क्षेत्र में अनेक व्यू हैं और उनमें अनेक छोटे छोटे संसार अंतर्निहित हैं, जो बहुत ही कष्टकारी तथा अनेक स्थानों पर हैं। यहाँ तक कि ये जीवन भी केवल एक चक्कर चुन सकते थे, इसलिए इसमें कई दिन और रात लग गए। सृष्टि के देवता की राजधानी में आने से पहले ये जीवन को पता चला कि यह कितना शानदार शहर था। शहर की दीवार बादलों में उठती है। यदि आप शहर की दीवार के कोने से ऊपर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आप अंत बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। आप केवल ये देख सकते हैं कि शहर की दीवार के बीच में अनगिनत बादल हैं। ऐसा लग रहा था मानो आसमान को भी इन दीवारों ने 2 हिस्सों में बांट दिया हो, जो बेहद चौंकाने वाली बात थी। शहर की दीवार की लंबाई बिना किसी सीमा के और भी लंबी है। ये जीवन की दृष्टि से वह इसे केवल मुश्किल से ही देख सकता है। ये लगभग एक राज्य के बराबर है। इतना बड़ा क्षेत्र वास्तव में एक शहर है। सृष्टि का ये देवता विश्व का प्रथम पुरुष नगर होने के योग्य है। दुनिया के अन्य प्रसिद्ध पुरुष शहरों की तुलना में ये सृजन के देवता राजवंश का मूल भी है। उन वर्षों में सृष्टि के ईश्वर को सृष्टि के ईश्वर द्वारा ढाला गया था, जो उसके विस्तार की नींव और शुरुआत थी। इस शहर में हर जगह शक्तिशाली व्यूह और सीमा रक्षक है। कहा जा सकता है कि यह सोने की तरह ठोस है। ये जीवन की वर्तमान क्षमता पर आधारित है। यदि आप यहाँ गड़बड़ करते हैं तो मुझे डर है कि भागने की संभावना अधिक नहीं है। ये सरणियां और बाधाएं हैं जो लोगों के विचारों को अलग करती हैं और लोगों को एक नजर में देखने में असमर्थ बनाती हैं। अन्यथा शहर में इतने सारे विशेषज्ञ हैं और सुरक्षा की कोई भावना नहीं है। शीघ्र ही तुम जीवन सृष्टि के देवता की राजधानी के दक्षिणी द्वार पर आ गए। 10,000 फुट ऊंचा एक नगर का दरवाजा खुला था। ये पूरे वर्ष भर बंद नहीं रहता था। गेट पर कई लोग लाइन में खड़े थे।
सभी प्रकार के प्राणियों की कोई कमी नहीं थी, और यहाँ तक कि सीमा की कार्रवाई के तहत 10,000 फीट ऊंचे कई प्राणियों को भी सामान्य लोगों के आकार में छोटा करना पड़ा, भले ही वे बाहरी दुनिया में कितने भी भयंकर क्यों न हो। इस शहर में सृष्टि के देवता गलती करने की हिम्मत नहीं करते। नगर के द्वार पर तैनात सैनिक समय के निशान वाले लोहे के कपड़े पहने हुए हैं। प्रत्येक लोहे का कोट न जाने कितने वर्ष पहले का था, परंतु समय बीतने के बाद वह नष्ट तो नहीं हुआ, बल्कि और भी भयानक हो गया। ये सैनिक दिन रात अभ्यास करते हैं और बेहद भयानक हो जाते हैं। ये जीवेन की धारणा के साथ वे स्वाभाविक रूप से समझ सकते हैं कि ये सैनिक एक ही वार से भगवान राजा को युद्ध के भाले के नीचे से काट सकते हैं। ये जीवेन को आह भरते हुए कहना पड़ा कि यही असली अंदरूनी जानकारी है और यही असली ताकत है। सृष्टि के ईश्वर की तुलना में मानव जाति के बीच का अंतर बहुत दूर है। यह न केवल मानव जाति की आंतरिक जानकारी की कमी है, बल्कि सृष्टि के ईश्वर की रचना को अनगिनत जातीय समूहों का समर्थन प्राप्त है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टेरान कितना मजबूत है, इसकी तुलना स्वर्ग और पृथ्वी के हजारों जातीय समूहों से नहीं की जा सकती। भाग्य का स्वर्गीय राजा वास्तव में एक महान व्यक्ति है। केवल बड़े दिमाग से ही वह दुनिया के सभी जातीय समूहों को समायोजित कर सकता है। ये जीवेन को अंदर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने एक मिशनरी रून भेजा और सृष्टि के देवता की राजधानी में गायब हो गया और फिर पास में इंतजार करने लगा। उन सैनिकों ने ये जीवेन पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह एक सम्राट था। सृजन और भाग्य के देवताओं के बीच सम्राट दुर्लभ नहीं थे और वे बाहर जितने अजीब नहीं थे। ये केवल एक क्षण का प्रयास था। एक आकृति सीधे शहर से बाहर निकली और सीधे ये जीवेन के पास आई। हालांकि उसने देखा कि उसने सर्वोच्च आधिपत्य की गंध वाला शाही वस्त्र पहना हुआ था, लेकिन वह ली हुआंग नहीं था। वह कौन था? सम्राट वू के ताओवादी मित्रों का आना दुर्लभ है। सृष्टि के देवता ने मुझे पहले क्यों नहीं सूचित किया ताकि मैं इसे जल्दी उठा सकूं? ली हुआंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह अब तूफानी समुद्री क्षेत्र के प्रति उदासीन नहीं है, क्योंकि उसके दिल में ये जीवेन पहले से ही उसके बराबर अस्तित्व में था। यह नहीं कहना चाहिए कि वह उससे भी अधिक भयानक था। ऐसी शक्तिशाली शख्सियतों के सामने वह दुश्मन बनाने को तैयार नहीं है, भले ही वह जीत न सके। सम्राट ली डाओयू को बधाई, जिन्होंने अंततः 7वें क्षेत्र में प्रवेश किया है। ये जीवेन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ सीधे कहा। उसने देखा था कि सम्राट स्पष्ट रूप से 7वें दायरे में प्रवेश कर चुका था। क्योंकि वह 7वां लोक भी है, वह 7वें लोक की सांसों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। हालांकि ली हुआंग स्पष्ट रूप से जल्द ही टूट गया, इसलिए सांस अभी भी थोड़ी अस्थिर है, जिसे ये जीवेन ने आसानी से पकड़ लिया। ये ताओवादी मित्रों का आशीर्वाद है। यदि ताओवादी मित्रों की मदद नहीं होती तो मैं इतनी जल्दी 7वें क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाता। सम्राट ली ने बसंती मुस्कान के साथ कहा। जैसा कि कहा जाता है, लोगों में खुशी की घटनाओं पर अच्छी भावना होती है। सम्राट ली ऐसे ही हैं। 7वें क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद, जहां सृष्टि के भगवान जैसे बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, वे सभी दिग्गज हैं और उनकी स्थिति बहुत ऊंची है। हालांकि वे मूल क्षेत्र से केवल एक क्षेत्र दूर हैं, उनके उपचार की तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती। इस बार की उनकी सफलता का पिछले तूफान समुद्री क्षेत्र और उनकी पार्टी से बहुत कुछ लेना देना है। इस वजह से उनका ये जीवेन को धन्यवाद देना सही है। मैं मदद के लिए क्या कर सकता हूँ? इसका मुख्य कारण यह है कि ताओवादी मित्र कई वर्षों से जमा हुए हैं और अंततः उन्होंने एक भूमिका निभाई है। ये जीवेन ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये जीवेन के विपरीत, सम्राट ली पहले से ही वज्र सम्राट की तरह कई वर्षों तक 6ठे क्षेत्र के शिखर पर रहे थे, इसलिए उनकी सफलता निश्चित ही थी। ये तो जीवेन के समान नहीं है, जो विवरणों को जबरन संक्षिप्त करता है और विभिन्न माध्यमों से उन्हें बढ़ावा देता है। ये सुनने के बाद सम्राट ली ने कहा, आपकी तुलना ताओवादी मित्रों से नहीं की जा सकती। जब उसने पहली बार ये जीवेन के बारे में सुना तो वह यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका कि ये जीवेन उसके लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकता था। हालांकि अब तक तू जीवेन की ताकत खुद से भी अधिक है। भले ही वह 7वें दायरे में प्रवेश कर गया, उसकी धारणा में तू जीवेन अभी भी इतना अथाह था कि वह गहराई का बिल्कुल भी पता नहीं लगा सका। वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि उसके और ये जीवेन के बीच का अंतर छोटा नहीं हुआ है, बल्कि बड़ा हो गया है। इससे उसकी आह नहीं निकली, बल्कि आह ही निकली। आखिरकार हर किसी का अपना मौका होता है। इसके अलावा ताओवादी मित्र, आपने इन दिनों जो किया है वह वास्तव में पृथ्वी को हिला देने वाला है। हा, मैंने सुना है कि कई बूढ़े लोगों के कब गिर गए हैं। ली हुआंग हंसे। हालांकि वह सृजन और भाग्य के देवता की राजधानी में था, वह स्पष्ट रूप से जानता था कि तू जीवेन ने क्या किया है।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि सब कुछ सृष्टि के भगवान को सौंप दिया जाएगा। ये जिवेन ने कंधे उचकाए, मुस्कुराए और कहा कि उन्हें सम्राट ली के शब्दों में हल्की सी अनुस्मारक और चेतावनी सुनाई नहीं दे रही है। वह समझ गया कि सम्राट ली उसे याद दिला रहा था कि कुछ पुराने डोन सम्राट नाराज होने से डरते थे और उस समय उसके साथ परेशानी का इंतजार कर रहे थे। ये जिवेन तैयार थी और उसने इसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। क्या ये सही नहीं है? स्थानीय स्थिति लंबे समय से आपस में गहराई से जुड़ी हुई है। मुझे नहीं पता कि इसका इन बुरे लोगों से कितना लेना देना है। बहुत कम लोग हैं जो सफाई करने की हिम्मत करते हैं। ली हुआंग ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैं भी आपकी प्रशंसा करता हूँ। ताओ, आपने ऐसा करते ही टेहरान के लिए 4 राज्यों की विकास भूमि जीत ली। टेहरान का भविष्य असीमित है। ये बातें अभी भी अज्ञात हैं। ये जिवेन ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन जारी रखा, इस बार मुझे एक ताओवादी मित्र मिला, मुख्यतः क्योंकि मैं सृष्टि के भगवान से परिचित नहीं हूँ और चाहता हूँ कि ताओवादी मित्र मुझे सृष्टि के भूमंडप में ले जाए। यह अतीत का पुरस्कार है ना? मैंने कई वर्षों तक सृष्टि के देव राजवंश के लिए काम किया है और जितनी बार मैंने सृष्टि के भूमंडप में प्रवेश किया है वह सीमित है। ली हुआंग ने आह भरी और फिर कहा, ताओवादी दोस्तों, पहले मेरे साथ आओ। जब से तुम मेरी भूमि पर आए हो, कम से कम मुझे हवा लेने दो और पहले ताओवादी दोस्तों की धूल धोने दो। ठीक है, कृपया रास्ता दिखाओ। ये जिवेन ने सिर हिलाया और मना नहीं किया। हालांकि 8वें क्षेत्र में सेंध लगाना अत्यावश्यक है, लेकिन यह इतना अत्यावश्यक नहीं है। ठीक है, कृपया मेरे पीछे आओ। ली हुआंग ने सिर हिलाया और कहा, फिर बाहर निकलने का बीड़ा उठाया, प्रकाश के एक समूह में बदल गया और गायब हो गया। फिर तो जिवेन भी पकड़ने के लिए प्रकाश के एक समूह में बदल गया। शहर की दीवार की सीमा से गुजरते समय ये जिवेन को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि सीमा उसके शरीर के ऊपर से गुजर रही है। ये निर्धारित करने के बाद कि यह एक आउटलैंड प्राणी नहीं है, वह फिर से गायब हो गया। जहां तक फाटक के सिपाहियों की बात है, उन्होंने उस पर बिल्कुल भी नजर नहीं डाली या उन्हें अपने काम से कोई मतलब नहीं था। सम्राट का व्यवसाय उनके नियंत्रण से बाहर है। हालांकि सम्राट सृष्टि और ईश्वर के मामले में अन्य स्थानों जितना अच्छा नहीं है, फिर भी वह कुछ ऐसा नहीं है जिसे सामान्य लोग नियंत्रित करने का साहस कर सके। इसके अलावा कई वर्षों तक दरवाजे की रखवाली करने के अपने अनुभव के आधार पर वे सामान्य सम्राट नहीं हैं और वे बिल्कुल भी अपमान करने का जोखिम नहीं उठा सकते। वे पूरे रास्ते सृष्टि के परमेश्वर के शहर में उड़ते रहे। सृष्टि का संपूर्ण ईश्वर अन्यत्रों से भिन्न है। बादलों के बीच ऊंची इमारतें लगभग हर जगह हैं, कुछ हद तक ये जिवेन के पिछले जीवन की गगनचुंबी इमारतों की तरह। हालांकि उनकी तुलना में वे नहीं जानते कि शास्त्रीय इमारतें कितनी सुंदर हैं। वे शानदार और आलीशान हैं। वे ड्रैगन बनाते हैं और जूनियर हाई स्कूल में फीनिक्स का चित्र बनाते हैं। हर जगह हजारों मीटर और दसियों हजार मीटर की इमारतें देखी जा सकती हैं। सृष्टि के देवताओं में हम गरीबों को देख भी नहीं सकते। शीर्ष वाले विशेषज्ञ हैं। दूसरे शब्दों में, सामान्य लोग यहाँ जीवित ही नहीं रह सकते। यह आम लोगों के रहने की जगह नहीं है। ये संपूर्ण सृष्टि के देवता का मूल है। सृष्टि के देवता के दूरस्थ स्थानों में कई प्राणियों के बीच मौखिक रूप से फैली एक मार्शल आर्ट पवित्र भूमि और एक वास्तविक पौराणिक स्थान है। अधिकांश प्राणियों ने उस बड़े राज्य को कभी नहीं छोड़ा जहां वे पैदा हुए थे, विशेषकर उन सुदूर स्थानों को, सृष्टि के देवता और सृष्टि के देवता के राजवंश को, जो केवल पौराणिक है। जल्द ही उनके सामने एक विशाल रेस्तरां दिखाई दिया, जो नशे में धुत जियानयुआन था। सम्राट वू का ताओवादी मित्र। नशे में धुत जियानयुआन मेरे ताओवादी बनने से पहले हमारे सृजन के देवता के प्रथम श्रेणी के रेस्तरां में मौजूद था। स्वादिष्ट शराब और भोजन भी अद्वितीय है, ली हुआंग ने कहा। ये जिवेन ने देखा। ये रेस्टोरेंट प्राचीन सादगी से भरपूर है। नक्काशीदार बीम और चित्रित इमारतें समय के निशानों से भरी हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि इतिहास की लंबी नदी यही बहती है। इसमें एक विशेष आकर्षण है। मैंने ली हुआंग का परिचय सुना। ये जिवेन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। सम्राट ली चेंगदाओ 10 मिलियन से अधिक वर्षों से बात कर रहे हैं। इस रेस्टोरेंट का इतिहास सम्राट ली से भी लंबा है। मुझे डर है कि इसके पीछे महान शख्सियतें हैं, अन्यथा इस पर टिके रहना असंभव है। हालांकि इनका ये जिवेन से कोई लेना देना नहीं है। इसके विपरीत सम्राट ली के मुंह में स्वादिष्ट शराब और भोजन ने ये जिवेन को दिलचस्पी दिखाई। जुइक्सियानयुआन में शराब और व्यंजन सम्राट ली डाओयू जैसे सम्राट चेंग हस्तियों की प्रशंसा से भरे हुए हैं। ऐसा लगता है कि वे बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं। ये जिवेन ने मुस्कुराते हुए कहा। यह स्वाभाविक है यहाँ, जब तक आप इसे वहन कर सकते हैं।
यहाँ तक कि आउटलैंड में सम्राट स्तर के जीव भी आपके लिए व्यंजन पकड़ सकते हैं। सम्राट ली के प्रतीत होने वाले आकस्मिक शब्दों ने ये जिवेन को चौंका दिया। यहाँ तक कि आउटलैंड में सम्राट स्तर के जीव भी पकड़े जा सकते हैं। ये वह नहीं है जो सामान्य लोग कर सकते हैं। कम से कम सम्राटों की एक टीम को उनके लिए काम करने के लिए कैद में रखना संभव है। ज़ुइक्सियानयुआन की पृष्ठभूमि और क्षमता भयानक है, लेकिन तब उसे राहत मिली कि वह एक ऐसी जगह पर पैर जमा सकता है जहां अनगिनत वर्षों से सृष्टि के भगवान जैसे बड़ी संख्या में स्वामी थे। यदि ज़ुई जियानयुआन के पास कोई ताकत नहीं होती तो यह असंभव था। भले ही उसे नहीं पता था कि ली हुआंग के कुछ कहने के बाद कौन सा सुपर दिग्गज शामिल था, वह बस हंसा। फिर वह ये जिवेन को ज़ुई जियानयुआन में ले गया। नशे में धुत जियानयुआन आने जाने वाले लोगों के साथ हलचल कर रहा है। इसका कारोबार फल फूल रहा है और इसके संपर्क में कोई श्वेत लोग नहीं है। कोई भी एक चरम भगवान है या यहाँ तक कि एक अर्थ सम्राट स्तर का व्यक्ति भी है। कभी कभी आप सम्राट स्तर के विशेषज्ञों को देख सकते हैं। वे तेजी से नशे में धुत परिस्रोत में प्रवेश कर गए और अचानक सुगंध की फुहारें उनके नथुनों में आ गई। वे नहीं जानते थे कि यह कितना स्वादिष्ट भोजन है। ये जिवेन ने ड्रैगन लीवर और फीनिक्स मैरो खाया था। यह उतना अच्छा नहीं लगता। यह मतवाला अमर स्रोत कई वर्षों तक खड़ा रह सकता है। इसके पीछे समर्थक के अलावा ये भी उत्कृष्ट है। वे अभी अभी नशे में धुत परिस्रोत में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन वे निश्चित नहीं थे कि क्या करें। अचानक उन्होंने दूर से एक भावी सम्राट को आते देखा। उन्हें एक बड़ा उपहार देने के बाद उन्होंने अपना मुंह खोला और कहा, दो वयस्कों, मुझे नहीं पता कि क्या मैं मुक्त हो सकता हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे आमंत्रित किया है। तुम्हारे घर का मालिक कौन है? सम्राट ली ने थोड़ा झुंझलाया और कहा कि वह थोड़ा नाखुश है। तुम्हें पता है, वह और तुम जिवेन दोनों बड़े लोग हैं जो 7वें दायरे में प्रवेश कर चुके हैं। सृष्टि के देवताओं में ये सभी उच्च पद वाले बड़े लोग हैं। इस आदमी ने उन पर ध्यान न देने का साहस किया और केवल एक परिचारक को उन्हें आमंत्रित करने के लिए भेजा। उन्होंने वास्तव में उन्हें कम आंका। हालांकि यह संभावित सम्राट पहले से ही चरम संभावित सम्राट है और किसी भी समय सम्राट के दायरे में कदम रख सकता है। सम्राट ली की नजर में यह अन्य तिल चींटियों से अलग नहीं है। यद्यपि ये किसी भी समय सम्राट के दायरे में कदम रख सकता है, हर कोई जानता है कि 1000 से भी कम शिखर संभावित सम्राट हैं जो किसी भी समय सम्राट के दायरे में कदम रख सकते हैं, और संभावना बहुत कम है। यदि वह सम्राट के राज्य में प्रवेश भी कर गया तो क्या उसकी तुलना उससे की जा सकती है? क्रोधित मत होइए, मेरे स्वामी ने मुझे केवल आपको आमंत्रित करने का आदेश दिया है। मेरा इरादा आपको कम आंकने का नहीं था। शिखर पर भावी सम्राट भी बहुत विचित्र था। वह सम्राट ली के दिल में नाखुशी देख सकता था, लेकिन उसने इसे सरल तरीके से कहा। जाहिर है, उसके पीछे का मालिक भी बहुत मूल्यवान था, भले ही वह सजा मंत्रालय के नवनियुक्त प्रमुख ली से नहीं डरता था। क्रोधित मत होइए, सम्राट ली, चूंकि किसी ने हमें आमंत्रित किया है तो आप जाकर देख क्यों नहीं लेते? ये जिवेन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन वह नाराज नहीं थे। वह जानता था कि भावी सम्राट उसके सामने मात्र एक परिचय है और एक परिचारक पर क्रोधित होना आवश्यक नहीं है। इसके अलावा उन्हें ऐसे लोगों में भी कुछ दिलचस्पी है जो चरम अर्थ सम्राट को अपने दल के रूप में काम करने दे सकते हैं। अपनी पहचान, रुतबे और ताकत से अगर वह हाथ मिला ले तो दुनिया भर से बड़ी संख्या में अर्थ सम्राट शरण लेने आ जाएंगे। हालांकि वह इन अर्थ सम्राटों को सेवक और अनुचर के रूप में नहीं मानेगा। हालांकि उन्होंने कभी भी सम्राटों के दायरे को पार नहीं किया है, वे सभी लोगों के बीच ड्रैगन और फीनिक्स हैं। शिखर अर्थ सम्राट का तो जिक्र ही नहीं, ऐसे कोई भी साधारण लोग नहीं हैं जो अर्थ सम्राट के शिखर तक पहुंच सके। कुछ के पास कुछ सम्राटों की तुलना में अधिक योग्यताएं हैं जो सम्राट के दायरे में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन उनके पास सम्राट के दायरे में प्रवेश करने का अवसर नहीं है। तुम जिवेन, जिन्होंने भी उस रेखा को पार किया था, ये कैसे नहीं जान सकते थे? ठीक है, चलो चलें और देखें। ली हुआंग दाओ। जहां तू जिवेन ने स्पष्ट रूप से देखा, ली हुआंग को समझ नहीं आया। वह इस पर आक्रमण नहीं करना चाहता था, लेकिन मन ही मन थोड़ा परेशान था। दो, कृपया मेरे पीछे आओ। भावी सम्राट जल्दी से सामने की ओर चला गया और उन्हें एक निजी कमरे में ले गया। हालांकि उसने देखा कि निजी कमरे में बर्फ से भी बेहतर त्वचा वाली एक सुंदर और खूबसूरत महिला थी। महिला ने शानदार ताकत के कपड़े पहने हुए थे और कुछ अधिक वीर लग रही थी। ली हुआंग मूल रूप से थोड़ा गुस्से में थे, लेकिन जब उन्होंने महिला को देखा तो उनकी भौहें असहाय नजर से अचानक सिकुड़ गईं। वह आप ही थे, सम्राट ली कहने से खुद को रोक नहीं सके। मैंने दो ताओवादी भाइयों को देखा है।
महिला ने हाथ जोड़कर कहा कि यद्यपि उसका भाषण चांदी की घंटी की तरह स्पष्ट और सुखद था, उपहार देना काफी बिखरी शैली थी। क्यों भाई ली हुआंग उस छोटी लड़की को देखना नहीं चाहते? महिला ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं नहीं, सम्राट ई के दोस्त बहुत ज्यादा सोचते हैं। ली हुआंग ने जल्दी से कहा, क्यों आप दोनों परिचित हुआ करते थे, क्या आप मेरा परिचय नहीं कराते? ये जिवेन ने उसके बगल में कहा, लेकिन उसका इरादा नाराज होने का नहीं था, बस उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। इस महिला ने उसे जो एहसास दिया वह थोड़ा अकल्पनीय था। वह निश्चित रूप से एक महिला सम्राट है और उसकी उपलब्धियां इतनी गहरी हैं कि यह जिवेन की अपेक्षा से पूरी तरह परे है। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस के बाद कभी ऐसी महिला सम्राट नहीं देखी। वह वास्तव में सृष्टि के देवताओं के बीच एक छिपा हुआ अजगर और झुका हुआ बाघ है। वह वास्तव में दुनिया भर के लोगों को कमांडता है। किसी से भी मिले, उससे अस्पष्ट रूप से भी खतरे का एहसास कराएं। फिर मैं तुम्हें सम्राट वू दाओयो से मिलवाऊंगा। ये सम्राट ई दाओयो है। ये रेंझो के 4 राज्य गश्ती दूत सम्राट वू दाओयो है। ली हुआंग फूट फूट कर मुस्कुराए और फिर उनका परिचय कराया। ये जिवेन के मुंह पर मुस्कान उभर आई। तूफान समुद्री क्षेत्र में सम्राट ली का नाम बहुत जोर से है। इसे बच्चों के रोने का अस्तित्व कहा जा सकता है, लेकिन अब ये बेबस नजर आता है। क्या बात, ये निश्चित रूप से आसान नहीं है। ये सम्राट वू का ताओवादी भाई है। मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। ई सम्राट मुस्कुराए और उसकी ओर देखा। ये निश्चित रूप से पहली बार सुनने जैसा नहीं था। ये स्पष्ट था कि उसे ये जिवेन की पहचान पहले से ही पता थी। सिर्फ एक झूठा नाम। ये जिवेन ने तुरंत कहा, मैं आपको यहाँ आमंत्रित करने में बहुत अशिष्ट हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। ई हुआंग ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अचानक कुछ भी मत कहो। मुझे लगता है कि मेरा मतलब स्पष्ट होना चाहिए था। मैं आपराधिक विभाग का प्रमुख हूँ। आपके किंगटियन समाज में शामिल होना वास्तव में असुविधाजनक है। ली हुआंग दाओ, कोई नुकसान नहीं। मैं लंबे समय से जानता था कि मैं सिर्फ ताओवादी भाई वुडी जैसी प्रतिभाओं को जानना चाहता था। ई सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे ली सम्राट ने नहीं छेड़ा था और वह गुस्से में दिख रहा था। उस स्थिति में बेहतर होगा कि हम पहले चले जाएं। आज सम्राट वू के ताओवादी मित्र पहली बार सृष्टि के देवता के पास आए। मैं उन्हें ले जाऊंगा। जब आपके पास समय हो तो वापस आए और उनसे मिले। ली हुआंग ने कहा कि वह जल्दी में थे और जाने वाले थे। जाहिर है वह यहाँ कुछ देर भी रुकना नहीं चाहता था। ये जिवेन ने माफी मांगने के लिए थोड़ा झुके और सम्राट ली के साथ चले गए। वह ये भी पूछना चाहता था कि क्या कहा गया। सम्राट ली बिल्ली को देखने वाले चूहे की तरह थे। वह छिप नहीं सका। मुझे लगता है कि यह बहुत दिलचस्प बात होनी चाहिए। बॉक्स में उनकी आकृतियां गायब देखकर ई हुआंग की मुस्कान गायब हो गई। कोष्टक। भगवान, सम्राट ली के साथ सम्राट वू को जीतना इतना आसान नहीं है। इस समय कमरे में शिखर भावी सम्राट, जिन्होंने मूल रूप से उनका मार्गदर्शन किया था, कहने से खुद को रोक नहीं सके। ऐसा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो अपने हिस्से में खेती कर सके। सम्राट ली के बिना भी वह आग्रह को लापरवाही से स्वीकार नहीं कर सकता। ई सम्राट ने उदास होकर कहा, यह स्पष्ट था कि ये जिवेन पहले से ही बहुत स्पष्ट थे। शिखर संभावित सम्राट ने आगे कहा, लेकिन हमें जो खबर मिली है उसके अनुसार सम्राट वू का सम्राट जान के साथ कुछ संबंध है। वह सम्राट जान का आदमी हो सकता है। सम्राट झान के लोग, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। वे सिर्फ बाहरी लोगों के देखने के लिए हैं। सम्राट वू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह सम्राट झान की आज्ञा के तहत शरण कैसे ले सकता है? हालांकि सम्राट झान अच्छा है, मुझे डर है कि वह ऐसा कर सकता है। उसे नियंत्रित मत करो। सबसे सरल बात यह है कि जब वह सृष्टि के भगवान के पास आता है तो सबसे पहली चीज वह सम्राट झान से मिलने नहीं जाता है। यह देखा जा सकता है कि सम्राट झान ने उसकी देखभाल की होगी, लेकिन यह पर्याप्त गहरा नहीं है। ई हुआंग ने कहा, और वह थोड़ा खींच गई। एक सुंदर आकृति वक्र प्रकट कर रही थी और एक बिल्ली के बच्चे की तरह आलसी लग रही थी। भगवान उसे इतना महत्व क्यों देते हैं? ऐसे अनगिनत देवता हैं जो हमारे किंगटियन समाज में शामिल होना चाहते हैं। अगर वह इसकी सराहना नहीं करते हैं तो ये ठीक है। शिखर संभावित सम्राट ने बिना तिरछी नजर डाले कहा। सामने के सुंदर दृश्यों पर और नजर डालने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। नहीं तो उसे अपनी जान की चिंता हो सकती है। बेवकूफ, क्या एक साधारण सम्राट की तुलना उससे की जा सकती है? इसके अलावा मैंने उसके सभी डेटा की जांच की। जब से वह सृष्टि के भगवान के पास आया है, वह कुछ ही समय में तीसरे लोक से 7वें लोक तक पहुंच गया है। ऐसी गति हो सकती है अद्भुत कहा जा सकता है।
भविष्य की उपलब्धियां असीमित हैं। यदि ये प्रतिभाएं आकर्षित नहीं होती हैं, तो क्या वे दूसरों द्वारा आकर्षित होने की प्रतीक्षा कर रही हैं? ई हुआंग की अभिव्यक्ति स्पष्ट हो गई, लेकिन यह अधिक वीर और कम आलसी लग रही थी। दुनिया के अपूर्ण कानूनों के कारण अन्य दुनिया के सम्राट। सृष्टि के भगवान के आने के बाद अल्पावधि में ताकत में एक बड़ी सफलता होगी, जो स्वयं बहुत सामान्य है, लेकिन उनके जैसी प्रगति दर वास्तव में है अद्भुत, इसलिए हमें जीतने का कोई रास्ता खोजना होगा। ई हुआंग ने कहा, और उसकी आंखों में ज्ञान की रोशनी चमक उठी। वह नहीं जानती थी कि वह क्या गणना कर रही है। 2 फूल खिलते हैं। ये जिवेन और सम्राट ली एक साथ बॉक्स से बाहर निकले। ये जिवेन ने अलगाव और अन्वेषण की जादुई शक्ति लागू की और फिर कहना शुरू किया, ली हुआंग डाओयू, पवित्र ई सम्राट कौन है? यह आपके लिए काफी कठिन है। ये देखकर सम्राट ली रुके और बोले, ये वह नहीं है जो मुझे शर्मिंदा करती है, बल्कि उसके पीछे क्विंटियन समाज है। क्या क्विंटियन बहुत शक्तिशाली होगा? यह आपके सजा मंत्रालय से बेहतर है? ये जिवेन ने पूछा। जहां तक वह जानता है, सजा मंत्रालय सृजन के देवता राजवंश में शीर्ष मंत्रालयों में से एक है। चाहे ताकत हो या संपर्क, वे सभी भाग्य के देवता में फैले हुए हैं। सम्राट ली ने 7वें क्षेत्र में प्रवेश किया है। उन्हें दंड मंत्रालय का प्रमुख माना गया है। उन्होंने शीर्ष का ध्यान जीता है और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया है। उनकी पहचान और रुतबा पहले से अलग है। दरअसल अभी भी कुछ ऐसा है जो उसे 3 बिंदुओं से डरा सकता है। ये सच नहीं है। इसकी तुलना इस तरह से नहीं की जा सकती। सजा मंत्रालय सृष्टि के भगवान द्वारा स्थापित एक बड़ा विभाग है। स्वाभाविक रूप से कई विशेषज्ञ हैं, लेकिन किंगतिया न हुई सृष्टि के भगवान का नियमित विभाग नहीं है, न ही सृष्टि के ईश्वर का अधीनस्थ। यह एक गैर सरकारी संगठन है। ली हुआंग ने कहा, किसी गैर सरकारी संगठन के लिए आपराधिक विभाग के प्रमुख को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित करना बहुत साहसिक है। ये जिवेन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके और कहा कि यह सृष्टि के देवता के अधिकारियों का स्पष्ट आग्रह है। ये सचमुच मौत की तलाश में है। यहाँ तक कि अगर युद्ध सम्राट उसे भर्ती करना चाहता था, तो उसे सृजन के भगवान के नाम पर होना था, एक गैर सरकारी संगठन का उल्लेख नहीं करना था। क्विंटियन समाज की पवित्रता क्या है? आमतौर पर कहें तो ये बहुत जटिल है। क्विंटियन बैठक के पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। मैं ये भी नहीं जानता कि वह कौन है। शायद मुझे तब तक पता नहीं चलेगा जब तक मैं एक दिन सजा मंत्री नहीं बन जाता। ली हुआंगदाओ ने आगे कहा, अगर यह एक सामान्य गैर सरकारी संगठन है जो खुले तौर पर शेनचाओ विशेषज्ञों को भर्ती करने की हिम्मत करता है, तो यह विद्रोह के समान है। इसे हर मिनट मिटा दिया गया, लेकिन क्विंटियन समाज अलग है। हालांकि मुझे नहीं पता कि बड़ा आदमी कौन है। जहां तक मुझे पता है, जो लोग क्विंटियन समाज में प्रवेश कर सकते हैं और पूर्ण सदस्य बन सकते हैं, वे सभी 7वें दायरे से ऊपर की उपलब्धियां हैं। अतीत में अपनी उपलब्धियों के साथ मैं किसी भी तरह से आमंत्रित किए जाने के योग्य नहीं था। लेकिन कुछ समय पहले जब मैंने 7वें क्षेत्र में प्रवेश किया, तो मुझे क्विंटियन समाज से निमंत्रण मिला, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैं एक सचिव था सजा मंत्रालय। मैं ऐसे गैर सरकारी संगठन में कैसे शामिल हो सकता हूँ? केवल कुछ शब्दों के साथ सम्राट ली ने एक विशाल की रूपरेखा तैयार की, जिसने ये जिवेन के दिमाग में एक ऐसी छवि की रूपरेखा तैयार कर दी। इस संगठन की पृष्ठभूमि बहुत बड़ी थी और इसे बड़े लोगों का समर्थन प्राप्त था। सदस्यता के लिए प्रारंभिक मानक 7वें स्तर से ऊपर था। क्विंटियन कभी भी घबराएगा नहीं, जो मदद नहीं कर सकता लेकिन आपको जिवेन को कुछ सतर्क बना देगा। वह 7वें लोक की साधना मात्र है। वह मजबूत और कमजोर है। अगर कोई उसके साथ खिलवाड़ करना चाहता है, तो मुझे डर है कि यह वास्तव में दम घोंटने वाला है। आज की स्थिति से आपको भी ग्रीन ड्रैगन क्लब की नजरों में आना चाहिए था। मुझे डर है कि आप भविष्य में ऊब जाएंगे। सम्राट ली ने कहा, मेरे पास सजा मंत्रालय के सचिव का पद है। चाहे वे कितने भी बहादुर हों, वे मुझे लेने की हिम्मत नहीं करते। हालांकि सम्राट वू के ताओवादी मित्र, आपके पास केवल 4 राज्य गश्ती दूत का नाम है। आप अवश्य मिलेगा। मुझे नहीं पता कि ई सम्राट कहाँ पवित्र है और ग्रीन ड्रैगन क्लब में उसकी स्थिति क्या है। ये जिवेन ने पूछा। सम्राट क्यू ईली की तुलना में वही सम्राट से अधिक डरता था, जिसके पास वास्तव में ऐसा माहौल था जिससे वह डरता था। ये ई हुआंग एक अद्वितीय गुरु है जो हाल के वर्षों में उभरा है। उसकी साधना के वर्ष मेरे जितने अच्छे नहीं हैं, लेकिन उसकी साधना की गति मेरी तुलना में तेज है। मैंने अभी 7वें क्षेत्र में प्रवेश किया है और ऐसा कहा जाता है कि वह पहले ही 7वें दायरे में प्रवेश कर चुकी है। अपने पदार्पण के बाद से वह ग्रीन ड्रैगन एसोसिएशन का एक सैन्य प्रभाग रही है।
ऐसा कहा जाता है कि ग्रीन ड्रैगन एसोसिएशन की कई कार्य योजनाएं उसके हाथों से आती हैं, इसलिए वह एक बहुत ही कठिन व्यक्ति है। धन्यवाद। यदि आप निकट नहीं पहुंच सकते तो बेहतर होगा कि आप निकट न आए, ली हुआंग ने कहा। वह स्वाभाविक रूप से समझ गए कि ये शब्द, विशेष रूप से अंतिम सुझाव, कमोबेश सरल और गहन थे। हालांकि उसे याद आया कि शुरुआत में ये जीवेन ने उसकी क्या मदद की थी। इस समय वह तो जीवेन को कीचड़ में गिरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वह उसे याद दिलाने लगा। किंगटियन बैठक बहुत शक्तिशाली लगती है। मुझे नहीं पता कि किंगटियन बैठक क्या है। दैवी या राजवंश का उच्च स्तर ऐसे संगठन के अस्तित्व को बर्दाश्त कर सकता है। ये जीवेन पूछने से खुद को नहीं रोक सकी। अरे, मुझे नहीं पता कि वास्तव में क्या हो रहा है, लेकिन मैं केवल इतना जानता हूं कि क्विंटियन समाज के कई सदस्य दैवीय राजवंश की वर्तमान स्थिति को सुधारने और दैवीय राजवंश की प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित करने में रुचि रखते हैं। यह इतना बड़ा संगठन नहीं है, समान आकांक्षाओं वाले एक समुदाय के रूप में, ली हुआंग ने कहा। यह जीवेन को गुप्त रूप से आश्चर्य हुआ कि ऐसा कोई संगठन था। ऐसा लगता है कि भाग्य के देवता को डर है कि कुछ समस्याएं होंगी, अन्यथा क्विंटियन बैठक नहीं होगी। भले ही उनकी साजिश सच हो या झूठ, यह मशहूर नारा कुछ समस्याओं को समझाने के लिए काफी है। हालांकि उसने जो सीखा उसके अनुसार भाग्य का देवता उतना मजबूत नहीं है जितना वह अपने उत्कर्ष के दिनों में था। स्थानीय हाउजू और बड़े धर्म बड़े पैमाने पर हैं, और आउटलैंड्स में विदेशी युद्ध धीरे धीरे मूल आक्रामक से रक्षात्मक में बदल गए हैं। यह उस दृश्य जैसा लग रहा था जब एक राजवंश का अंत होने वाला था। अचानक उसे महसूस हुआ कि हवा और बारिश का एहसास हो रहा था, और सृष्टि का ईश्वर जितना उसने सोचा था उससे कहीं कम शक्तिशाली और रहस्यमय था। हालांकि वह इन बातों पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। मैं समझ गया, लेकिन मैं चिंता नहीं करना चाहता। चलो अंदर चलें और खाना खाएं, ये जीवेन ने कहा। ली हुआंग ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर ये जीवेन को एक बॉक्स में ले गए। ये वह बक्सा है जिसका उपयोग वह लंबे समय से करता आ रहा है। वह कभी भी आकर इसे खोल सकता है। जल्द ही शराबी परिस्रोत में कई अच्छी वाइन और व्यंजन थे। दोनों ने कप आगे बढ़ाए और लैंप बदले, लेकिन उन्होंने मेहमानों और मेजबानों का आनंद भी लिया। ऐसा लग रहा था कि सम्राट की घटनाओं से उन पर पहले कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। खाने के बाद ये जीवेन ज्यादा देर तक नहीं रुके। इसके बजाय सम्राट ली को अलविदा कहने के बाद वह युद्ध सम्राट से मिलने गए। वैसे भी युद्ध सम्राट ने उन्हें 4 राज्य गश्ती दूतों की पहचान और अन्य पुरस्कार दिलाए, जिससे उन्हें बहुत लाभ हुआ। उसे वैसे भी सृजन के देवता के पास जाना ही था। हालांकि जब उन्हें युद्ध सम्राट की हवेली मिली तो उन्हें बताया गया कि युद्ध सम्राट ने सृजन और रसायन विज्ञान के देवता की राजधानी छोड़ दी थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी विद्रोह को दबाने जा रहा है, और यह पता नहीं था कि वह कब वापस आएगा। ये जीवेन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वह युद्ध सम्राट की शक्ति को भली प्रकार जानता था। इसे अथाह कहा जा सकता है। युद्ध सम्राट जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को किस प्रकार का विद्रोह करना चाहिए। हालांकि उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। चूंकि युद्ध सम्राट दूर था, वह सीधे सृजन और रसायन विज्ञान के भूमंडप में गया। हालांकि यह उनके लिए सृष्टि के देवता की राजधानी में आने का पहला मौका था। उन्होंने भोज में सम्राट ली से सृष्टि के देवता की राजधानी का नक्शा प्राप्त करने के लिए भी कहा। हालांकि इसमें कोई रहस्य शामिल नहीं था, फिर भी कुछ प्रमुख बिंदु इस पर अंकित थे। इसे ढूंढने के बाद ये जीवेन को बिना सिर वाली मक्खी की तरह दिखने की जरूरत नहीं है। सृष्टि के वूगे 4 सशक्त और शक्तिशाली पात्र लगभग बादलों में तैर रहे हैं, मंडरा रहे हैं। प्रत्येक शब्द एक अंतहीन एवेन्यू की तरह है जो शून्य में गहराई से खुदा हुआ है। ये जीवेन अंततः सृजन और परिवर्तन के दौर में आ गए। उनके आगमन ने जल्द ही कुछ शक्तिशाली प्राणियों का ध्यान आकर्षित किया, और ईश्वर के विचार एक के बाद एक उन पर हावी हो गए। मैं सम्राट वू हूँ। मुझे मार्शल आर्ट को समझने के लिए सृजन के बुगे में आने का आदेश दिया गया है, ये जीवेन ने कहा। ये वास्तव में सम्राट वू है। हाँ, आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि आपका समय सीमित है। समय सीमा से पहले बाहर आना याद रखें, एक बुरी आवाज ने कहा। फॉर्चून के मार्शल आर्ट मंडप के संरक्षक ने ये जीवेन की पहचान की पुष्टि की है, लेकिन शुरुआत से अंत तक यह आंकड़ा सामने नहीं आया है। ये जीवेन ने अपने दिमाग से इसे खोजने की कोशिश की, लेकिन अभी भी कोई पता नहीं चला है। डोलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/। लेकिन फिर तू जीवेन ने हार मान ली। ये सृजन के देवता का मार्शल आर्ट मंडप है। एक मजबूत उपस्थिति से इसकी रक्षा कैसे नहीं की जा सकती।
अचानक दूर से एक आवाज आई और फूल आकाश में बिखर गए। एक शानदार कार आसमान से लुढ़की और पूरी कार एक भव्य महल की तरह लुढ़क गई। शिवेन की दृष्टि में आप देख सकते हैं कि इस भव्य महल में अनगिनत परियां नृत्य कर रही हैं और अनगिनत हरक्यूलिस उनके साथ हैं, मानो किसी सर्वोच्च अस्तित्व की प्रतीक्षा कर रहे हों। हालांकि उन्होंने अधिक ध्यान नहीं दिया। सम्राटों में तपस्वी जैसा जीवन होता है और चरम सीमा तक विलासिता होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह सही है या गलत। बादशाहों की राहें अपने आप निकल जाती हैं। जब वे इस कदम पर आ सकते हैं तो कोई सही या गलत नहीं है, लेकिन रास्ता अलग है। सम्राट की अपनी महिमा है, लेकिन ये जीवेन ने उसे उकसाया नहीं, बल्कि उसने किसी को महल से बाहर उड़ते हुए और सीधे ये जीवेन के पास आते देखा। लेकिन वह एक परिष्कृत स्वभाव वाली महिला है, जो भव्य महल के कपड़े, सुंदर आकृति और उत्कृष्ट उपस्थिति से सुसज्जित है, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा गर्वित दिखता है। क्या आप सम्राट येजीवेन हैं? महिला ने कहा। येजीवेन ने थोड़ी नाराजगी जताई और यह उसके दिल में पसंद नहीं आया। उसने एक नजर में महिला की खेती को देख लिया। वह एक दिव्य राजा था। भले ही उसके सामने कोई बड़ा समारोह न हुआ हो, फिर भी उसने इतना गौरवान्वित दिखने का साहस किया। वह जितना अधिक शक्तिशाली था, उतना ही अधिक वह दूसरों की अवज्ञा को सहन नहीं कर पाता था। आप कौन है? येजीवेन ने पूछा। आपको परवाह नहीं है कि मैं कौन हूँ? मेरे स्वामी ने मुझे आदेश दिया कि मैं आऊं और तुम्हें बताऊं कि गुआंगमिंग लोगों को मारना आपके लिए एक बड़ा अपराध है, लेकिन जब तक आप 4 राज्यों से प्राप्त आय का 60% से अधिक नहीं लेते, मेरे भगवान तुम्हारे लापरवाह कृत्य के लिए तुम्हें माफ कर देंगे। स्त्री ने ऊपर से कहा, मेरा स्वामी कौन है, ये जानने का तुम्हारे पास कोई उपाय तो होना ही चाहिए। क्या आप तियानी सम्राट के घर से हैं? येजीवेन ने ठंडे स्वर में कहा। यदि मूल रूप से वह आगंतुक की पहचान नहीं जानता था, लेकिन अब वह जानता है, क्योंकि तियानाई सम्राट उज्जवल परिवार का समर्थन है और वह सृजन के देवता में एक शक्तिशाली सम्राट भी है। ऐसा कहा जाता है कि यह 9वें क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है और यह सृष्टि के देवता में हवा और बारिश को बुलाने की तरह मौजूद है। हाँ, चूंकि आप पहले से ही मेरे भगवान को जानते हैं, मैं आपको सलाह देता हूँ कि एक दिन दरवाजे पर आकर माफी मांगे, जब तक आप मेरे भगवान की शरण लेने के इच्छुक हैं। आपकी टेरान स्थिति माउंट ताई जितनी स्थिर हो सकती है। महिला पूरी तरह से भ्रमित लग रही थी। येजीवेन जोर से चिल्लाया। महिला, जो मूल रूप से एक लंबे चेहरे वाली थी, तुरंत चिल्लाए और फिर उसका शरीर अनायास ही नीचे झुक गया और कांपने लगा। हालांकि चाहे वह कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह दोबारा खड़ी नहीं हो सकी। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ताकत से दबा दिया गया है, लेकिन उसे कोई निशान नहीं मिला। इस समय उसके दिल में एक बड़ा डर बैठ गया और अंततः उसे याद आया कि उसके सामने वाला आदमी कौन था। वह था थोड़े ही समय में 4 राज्यों के सभी उच्च स्तरीय लोगों को मार डालना और एक हाथ से चारों राज्यों में लौह और रक्त के आंकड़ों को अपने अधीन करना। उसकी पहचान का तो जिक्र ही नहीं, उसकी ताकत एक श्रेष्ठ सम्राट है, और वह क्या मायने रखती है। अधिकांश लोगों की नजर में ईश्वर राजा वास्तव में काफी शक्तिशाली है, लेकिन सम्राट के सामने वह कुछ भी नहीं है। और चारों राज्यों में 10 से अधिक सम्राटों की हत्या कर दी गई। 10 बादशाहों के बारे में सोचते सोचते उसका पूरा शरीर कांपने लगा। पहले उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पीछे एक शक्तिशाली अस्तित्व है। हर कोई उसे 3 पतले चेहरे देगा। समय के साथ वह भी भूल गई है कि वह बाघ होने का नाटक करने वाली सिर्फ एक लोमड़ी है। वह स्वयं बाघ नहीं है। इस समय सम्राट का डर, जो उसके दिल की गहराई में दबा हुआ था, अचानक उसके पूरे शरीर पर चढ़ गया। आखिरकार उसे समझ आ गया कि वह क्यों नहीं उठ सकी। ये येजीवेन द्वारा डाला गया प्रभाव नहीं था, बल्कि विभिन्न स्तरों पर जीवन का सरल दमन था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आखिर डर ही क्या है? उसने जोर से चिल्लाकर अपने दिल का थोड़ा सा डर दूर करने की कोशिश की। मैं क्या करने की हिम्मत नहीं कर सकता। तुम कुछ भी नहीं हो और मेरे सामने चिल्लाने के लायक हो। येजीवेन ठंडे स्वर में मुस्कुराई। वह सिर्फ एक आदमी था जिसने बाघ होने का नाटक किया था। उसने उसकी अधिक परवाह करने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने और अधिक सोचा, तात्कालिक बात बिल्कुल नहीं। जो अत्याचारी स्थानीय क्षेत्र में बैलगाम हैं, उनमें से प्रत्येक सरल है और उनमें से अधिकांश के केंद्र में उनके अपने समर्थक हैं। भाग्य विधाता के शक्तिशाली लोग जो केंद्र सरकार में काम करते हैं, उनके पास आय का एक स्थिर प्रवाह नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास अपना विशिष्ट क्षेत्र नहीं है। इस समय उनके अधीन लोगों की शरण बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए था क्योंकि टेरेंस को पहले कोई समर्थन नहीं मिल सका था, जिससे वे उज्जवल परिवार से धीरे धीरे खत्म हो गए थे। अंततः देश का केवल आधा भाग ही बचा था।
यदि आप जीवेन की वापसी नहीं होती, तो यह अजीब नहीं होता कि भविष्य में एक दिन उज्ज्वल परिवार द्वारा टेरांस का सफाया कर दिया जाता, या वे रेंजो छोड़ देते और रहने के लिए जगह ढूंढते। टेरान को कोई समर्थक न मिल पाने का कारण उस दिन के सम्राट से संबंधित है। यदि उसने टेरान की स्थिति के अनुसार इसे अवरुद्ध नहीं किया जब तक वह लाभ देने के इच्छुक है, वह एक विश्वसनीय समर्थक ढूंढने के बारे में चिंता क्यों नहीं कर सकता। इसी दिन सम्राट तियानी ने इसमें बाधा डाली थी। जाहिर है, सम्राट तियानी ने गुआंगमिंग परिवार का समर्थन किया और आशा व्यक्त की कि गुआंगमिंग परिवार टेरान की जगह मानव राज्य का अधिपति बन जाएगा। यद्यपि तियानई सम्राट अपने मजबूत अस्तित्व के साथ भगवान राजवंश के नियमों के कारण इसे सीधे तौर पर नहीं कर सकता है, जब तक वह अपनी पीठ के पीछे चालें खेलता है, ये टेरान को हर जगह निष्क्रिय बनाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन अब वह 4 राज्यों से आय का 60% भी मांगते हैं। ये बस एक बड़ा ड्रॉ है। आमतौर पर इस प्रकार का लाभ हस्तांतरण केवल 10% से 20% होता है। आखिर स्थानीय अमीरों को अपना विकास तो करना ही होगा, वे इससे अधिक कैसे दे सकते हैं। एक सांस में 60% चलने का मतलब है कि टेरान में भविष्य में विकास की कोई संभावना नहीं है। यदि कोई जातीय समूह विकास करना चाहता है तो उसे अनगिनत संसाधनों पर निर्भर रहना होगा। यह एक शाश्वत प्रमेय है और पंखों वाला सम्राट अभी भी टेरान की गणना कर रहा है। तुम जीवेन क्रोधित कैसे नहीं हो सकते? उन्हें केवल उज्ज्वल परिवार द्वारा चढ़ावा दिया जाता था, लेकिन अब इसे 4 राज्यों तक बढ़ा दिया गया है और चढ़ावे का अनुपात और भी अधिक है। क्या उसने सचमुच सोचा था कि वह अपना गुस्सा निगल जाएगा और बस अतीत को सहता रहेगा? सचमुच आश्वस्त। मुझे डर है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं और मैं इस बारे में सोचना नहीं चाहता कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। ये जीवेन स्वाभाविक रूप से समझते हैं कि यह तथाकथित मांगी गई कीमत है और जमीन पर पैसे वापस करना है, लेकिन ये जीवेन के पास जमीन पर पैसे वापस करने का मन भी नहीं है। टेरान का रास्ता खुद से बाहर आना है। दूसरों पर भरोसा करना कभी सफल नहीं होगा। इसके अलावा, उनकी राय में, यदि वह वास्तव में शरण लेना चाहता है, क्या युद्ध का सम्राट तियानी के सम्राट से कहीं अधिक शक्तिशाली नहीं है? भले ही तियानई सम्राट ने 9वें क्षेत्र में कदम रखा, फिर भी युद्ध सम्राट के साथ तुलना में कोई तुलना नहीं है, जो लगभग सृजन के देवता के युग में उसके साथ लड़े थे। इन पर विचार करने के बाद ये जीवेन सम्राट यी को कोई अच्छा चेहरा नहीं देंगे, उनकी राय का तो जिक्र ही नहीं। सम्राट यीजुन की एक और साजिश है। समझौता करना या न करना बेकार है। कितना बहादुर। अचानक महल से बाहर निकल रही उस कार के बीच में एक गाड़ी कोल्ड ड्रिंक आई। ये जीवेन ने जमीन पर घुटनों के बल बैठी महिला को नजरअंदाज किया, लेकिन कार की ओर देखा। कार में एक सांस धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अचानक एक आकृति अचानक उछलकर ये जीवेन के सामने आ गई। एक लंबा चाकू अचानक प्रकट हुआ, जिससे अद्भुत रोशनी निकल रही थी। आसमान टूटा और सीधे ये जीवेन के चेहरे पर आ गया। छोटे कौशल। ये जीवेन जोर से चिल्लाए और सीधे मुक्का मार दिया। इस मौके ने दुनिया को परेशान कर दिया, पूरी तरह से भ्रमित कर दिया और 6 संसार में बदल गया। टकराना। लंबा चाकू मौके पर ही टूट गया और चाकू की रोशनी खत्म हो गई। लंबा चाकू भी आभा के समूह में बदल गया और सभी दिशाओं में बिखर गया। यह कोई वास्तविक ताओवादी वाद्य यंत्र नहीं है। यह सिर्फ स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा का संघनन है। आम लोगों के साथ व्यवहार करना उपयोगी हो सकता है, लेकिन ये जीवेन के लिए, वह दावकी से डरता नहीं है और विरोध करने का साहस करता है। इसके अलावा यह इस आभा से रूपांतरित एक हथियार मात्र है। उसके सामने आखिरकार एक आकृति उभरी, लेकिन वह चीनी पोशाक में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, जिसके पीछे पंखों की एक जोड़ी थी। आप रास्ते की एकजुटता को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। रून उस पर पानी की तरह बहता है। यह कोई साधारण विंग नहीं, बल्कि एवेन्यू का विंग है। यह स्पष्ट रूप से एक बहुत अच्छा एवेन्यू है और यह विंग एवेन्यू का केंद्रित अवतार है। आप तियानी के सम्राट हैं? ये जीवेन ने पूछा। कितना बहादुर। हमारी दयालुता ने तुम्हें जीने का रास्ता दिया है। तुमने इसे संजोने की हिम्मत नहीं की। तियानी सम्राट ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन कोल्ड ड्रिंक के साथ कहा, मुझे दयालुता के साथ जीने का कोई तरीका बताएं। हा हा हा, ये हास्यास्पद है। क्या आपको लगता है कि यह जीने का एक तरीका है? ये जीवेन उपहास करने से खुद को नहीं रोक सकी। उसका चेहरा और अधिक ठंडा हो गया। उसके सामने वाला आदमी बहुत घृणित लग रहा था। नौजवान, मैं जानता हूं कि तुम बाहर से आए हो, लेकिन सृष्टि का भगवान उतना सरल नहीं है जितना तुम सोचते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम 4 राज्यों को अकेले रख सकते हो? तियानी सम्राट ने ठंडे स्वर में पूछा। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आप इसे रख सकते हैं या नहीं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी शरण में आ जाऊं।
बेहतर होगा कि आप इसे बचा लें। ये जिवेन भी कमजोरी दिखाने को तैयार नहीं है। जिद्दी सम्राट तियानी जोर से चिल्लाया और बार बार दहाड़ता रहा। उसने मौके पर ही एक लंबा चाकू उठाया और उसे बाहर निकाल दिया। चाकू एक ताबीज में बदल गया, एक भयानक भंवर बना और उसे काट दिया। जैसा कि मैंने कहा, इस स्तर के हमले के साथ आप मुझसे और क्या चाहते हैं? ये जिवेन ने व्यंग्य किया। उसने बस उसे एक हाथ से पकड़ लिया और उसे ड्रैगन के पंजे में बदल दिया। उसने सीधे चाकू की छाया को फाड़ दिया। फिर एक पंजे ने सम्राट तियानी की छाती को पकड़ लिया और उसे वहीं उड़ा दिया। पुनश्च भविष्य में मुझसे नायिका के बारे में न पूछें, क्योंकि नवीनतम राष्ट्रीय नियमों के अनुसार पुरुष और महिलाएं अधिकतम एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं। सुंदर आकृति जैसे कुछ शब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कली सम्राट के बारे में मेरे वर्णन के पैमाने के अनुसार वे पकड़े जा सकते हैं। फिलहाल जब तक महिला किरदारों वाली किताबें मौजूद हैं, तब तक वे बंद होने की श्रेणी में आ सकती हैं। इसलिए अगर मैं टूट जाऊं तो कृपया मेरे अनजान भाई बहनों को बता दें कि मैं पकड़ा जा सकता हूं। वर्तमान में ये पता चला है कि प्रेस और प्रकाशन के सामान्य प्रशासन का कार्य समूह लेखों को पढ़ने और एक एक करके खोजने के लिए बस गया है। इसलिए यदि यह पुस्तक सील कर दी गई है तो कृपया घबराएं नहीं। एक शब्द में, हमें धमकाना जमीनी स्तर पर है। लोग हल्की फुल्की बातें करते हैं। मो यान ने उस किताब के लिए नोबेल पुरस्कार जीता जिसका नाम नहीं दिया जा सकता। हम केवल हाथ पकड़ सकते हैं। अफसोस। टकराना। धीमी गुनगुनाहट के साथ सम्राट तियानी उल्टा उड़ गया। जहां जहां से उसका शरीर गुजरा, उसने आकाश में काली दरारें बिखेर दी। यदि यह ईश्वर की राजधानी में नहीं होता तो ऐसी ताकत दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होती। जोड़ नया कैरेट जोड़। सीधे तियानी सम्राट की छाती में खून का छेद था। जब कार को महल से बाहर निकाला गया तो कई चौंकाने वाली कॉलें भी आईं। हर किसी को उम्मीद नहीं थी कि तियानी सम्राट को खुद चोट लगी होगी। अच्छा। तियानी सम्राट बहुत क्रोधित हुआ और जवाब में मुस्कुराया। उसके चेहरे पर हरी नसें उभर आई थी। वह क्रोधित और चिंतित था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये जिवेन ने उसे इस हिस्से के लिए मजबूर किया था। अगर सम्राट तियानी यहाँ है तो मैं अभी भी उनसे डर सकता हूँ। मैं भी आपके साथ मेरे सामने बदमाशी करना चाहता हूँ। ये बहुत जल्दी है, ये जिवेन ने ठंडे स्वर में कहा। वह पहले ही देख चुका था कि सम्राट तियानी सिर्फ एक ताओवादी निकाय था, लेकिन ये सामान्य से अलग था। इसका निर्माण गुप्त विधियों की साधना से हुआ था। इसकी ताकत सामान्य सम्राटों से बहुत मजबूत थी। इसलिए सम्राट तियानी ने इसे अपने दम पर करने का साहस किया। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक मजबूत होगा। कुछ साधन। इस समय शून्य में कुछ शक्तिशाली लोगों की आत्माएं संचार कर रही हैं, जो सामान्य समय में सृष्टि और रसायन शास्त्र की रक्षा के सर्वोच्च अस्तित्व है। अपनी क्षमता से वे स्वाभाविक रूप से देख सकते हैं कि तियानी सम्राट यहाँ सिर्फ एक ताओवादी निकाय है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये जिवेन तियानी सम्राट के ताओवादी निकाय को आसानी से हरा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि यद्यपि ये केवल ताओ शरीर है, तियानी सम्राट की क्षमता सामान्य सम्राटों को दबाने के लिए पर्याप्त है। ये किसी भी तरह से अवकाश का सातवां क्षेत्र नहीं है। ये वास्तव में कोई संयोग नहीं है कि उसे खेती के लिए प्रकृति और रसायन विज्ञान के मार्शल आर्ट मंडप में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है। ये ताकतवर लोग पूरे साल निर्माण और परिवर्तन के मार्शल आर्ट मंडप में तैनात रहते हैं, इसलिए उन्हें पता नहीं चलता कि बाहर क्या हो रहा है। वे केवल अस्पष्ट रूप से ही कुछ जान सकते हैं। मैंने उनका परिचय पत्र पढ़ा है। इसमें कहा गया है कि उन्हें प्रकृति और रसायन विज्ञान के मार्शल आर्ट मंडप में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी क्योंकि उन्होंने विदेशी प्राणियों को तूफान शहर पर आक्रमण करने से रोकने में महान योगदान दिया था। केवल आउटलैंड प्राणियों का विरोध करके उसे अंदर आने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसा लगता है कि उसने महान योगदान दिया है। हे सम्राट ही किसी भी तरह से ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपना गुस्सा निगल सकता है। यह अब दिलचस्प है, लेकिन क्या उनके लिए यहाँ लड़ना वाकई अच्छा है? किसी ने अनिश्चितता से पूछा। जब तक वे प्रकृति और रसायन विज्ञान के मार्शल आर्ट मंडप में कदम नहीं रखते, उन्हें मरने दो। कुछ लोगों को परवाह नहीं है। तियानी सम्राट उठ खड़ा हुआ। हालांकि वह केवल एक ताओवादी निकाय था, लेकिन स्वाभाविक रूप से उसमें उसकी महिमा थी और वह दूसरों को भड़काने की अनुमति नहीं देता था। जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलो, ये जिवेन ने ठंडे स्वर में कहा। मैं देखता हूँ कि तुम कब तक उग्र हो सकते हो। सम्राट तियानी ने एक बड़ा पे दिया और एक भारतीय फॉर्मूला गूंथ लिया।
मैंने देखा कि शून्यता किसी रहस्यमय शक्ति द्वारा फटी हुई प्रतीत होती है, और फिर एक शक्तिशाली शक्ति एक लंबी नदी की तरह सीधे तियानी सम्राट के ताव शरीर में प्रवाहित हो जाती है। उस प्रकार का कौशल बिल्कुल वैसा ही है। ये जिवेन की पुतली थोड़ी सिकुड़ गई। ये तियानी सम्राट का गुरु था जिसने दूर स्थान पर गोली चलाई थी। इस समय तू जिवेन का दानव पंख अचानक उसके पीछे खुल गया। उनकी मूल मूर्ति एक पल में उड़ गई और उनके सामने सम्राट तियानई की मौत हो गई। 6 संसार। ये जिवेन ने जोर से शराब पी और मुक्का मारा। तियानी सम्राट हैरान था और उसके चेहरे पर गुस्सा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये जिवेन सीधे तौर पर ऐसा करने की हिम्मत करेगी। ये जिवेन की 6 संसार मुक्केबाजी का विरोध करने के लिए उसके पीछे पंखों की एक जोड़ी सामने की ओर उड़ गई। लेकिन तुम, जिवेन उसे एक मुक्के से पूरे दाव विंग को ध्वस्त करने का ऐसा मौका कैसे दे सकते थे? बूम! भारी गर्जना के विस्फोट। ताओवादी ध्वनि वास्तविक थी और ताओवादी पंख ताओवादी ध्वनि के विस्फोट में टूट गए, जो सभी दिशाओं में फैल गए। टकराना। तो जिवेन के 6 संसार मुक्केबाजी में दावी के विस्फोट के बाद बध्याकरण कम नहीं हुआ, गति बांस को तोड़ने की तरह थी, और अचानक तियानी सम्राट की छाती में विस्फोट हो गया। उफ! सम्राट तियानी ने अचानक धीमी आवाज में गुनगुनाया, मुझे बस ऐसा महसूस हुआ कि मेरा गला मीठा हो गया है और पुराना खून बह निकला है। मेरा पूरा शरीर पीछे हट गया और बिल्कुल भी नहीं रुक सका। शून्य में शक्ति संचार का माध्यम भी इस समय पूर्णतया ध्वस्त हो गया। जब तियानी सम्राट स्वयं नष्ट हो गया तो इस चैनल को बनाए रखने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसी टक्कर में जमीन पर घुटनों के बल बैठी गॉड किंग महिला सीधे राख में समा गई। दोनों तरफ से किसी को भी उसके अस्तित्व की परवाह नहीं थी और यहाँ तक कि उसकी परवाह भी नहीं थी। स्वाभाविक रूप से वह इसका विरोध नहीं कर सकी। प्रत्यक्ष दुखद मौत। टकराना। सम्राट तियानी ने अभी तक मजबूती से पैर नहीं जमाया था। ये जिवेन ने फिर से मुक्का मारा, जिससे लगा कि पूरी दुनिया में ताकत आ जाएगी। उसने इस मौके पर ध्यान केंद्रित किया, उसे मौके पर ही उड़ा दिया और सीधे महल से बाहर जा रही कार पर हमला कर दिया। हालांकि महल से बाहर जाने वाली कार स्पष्ट रूप से एक उच्च श्रेणी का जादुई हथियार थी, जिसे पाउडर में नहीं तोड़ा गया था, लेकिन विस्मयदिबोधक के विस्फोट हुए थे। कई लोग अंदर संचारित शक्ति से मौके पर ही उड़ गए थे। सम्राट, वो आपने मुझ पर हमला करने का साहस किया। आप मर चुके हैं। आप वास्तव में मुझे परेशान करते हैं। जब मैं आऊंगा तो आप मर जाएंगे। उस दिन पंखों वाला सम्राट दहाड़ रहा था, उसका जीवन स्रोत जल रहा था, यहाँ तक कि सड़क का कानून भी जल रहा था, और उसके पूरे शरीर की ताकत उसके पंखों पर केंद्रित थी, जिसमें एक भयानक लौ जल रही थी। ये एक साथ मरने का तरीका है। भले ही वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा सके, लेकिन वह ज्यादा बेहतर नहीं है। लेकिन इस समय वह इन बातों का ध्यान नहीं रख सकता। इसके अलावा, यद्यपि वो गुप्त कलाओं से सघन है, वह केवल एक ताओवादी निकाय है। उनकी मृत्यु का स्वयं पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। तो इस समय वह अपना चेहरा बचाना चाहता था और उसने वास्तव में अपनी आखिरी हत्यारा गदा दिखाई। उनके पंख एक देश बनाने की अकल्पनीय शक्ति के साथ एक धारा में एकत्रित हो गए। उसने ये जिवेन को नष्ट कर दिया और उसे यही मारने की कसम खाई। इस समय यहाँ तक कि कई मजबूत लोग जो कभी शून्य में प्रकट नहीं हुए हैं, वे भी इस धार में निहित शक्ति को महसूस कर सकते हैं। सम्राट तियानी कड़ी मेहनत करने जा रहे हैं। मुझे डर है कि मैं इस बार सचमुच नाराज हो गया हूँ, है ना? अब सम्राट वू को परेशानी होने वाली है। गुंजन। ये जिवेन का बिल्कुल भी हार मानने का इरादा नहीं था। उसने बस ठंडी घूंट भरी और फिर मुक्का मारकर उड़ा दिया। वह सम्राट तियानई द्वारा बहाए गए तेज बहाव के सामने चकमा नहीं दे सका और जमकर विस्फोट किया। टकराना। ऐसा लग रहा था कि यह धार किसी भयानक अस्तित्व का सामना कर रही है, जो एक के बाद एक टूटती गई, और ये जिवेन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी। फिर तो जिवेन की 6 संसार मुट्ठी एक पल में नाक की तलवार बन गई। ओह! तियानी दिजुन की नाक पर तलवार से वार किया गया। तियानी दिजुन के शरीर का मूल भाग और इस गुप्त कौशल को बनाए रखने का मूल भाग भी पाउडर में मिला दिया गया। तियानी दिजुन का शरीर आखिरकार संभल नहीं सका और इंच दर इंच ढहने लगा। सम्राट तियानी को मारने के बाद ये जिवेन ने बस दूर से ठंडी नजर डाली। एक जोड़ी आंखें उसे घूर रही थी, जाहिर तौर पर उससे नफरत कर रही थी। हालांकि ये जिवेन ने इस बात को दिल पर नहीं लिया। वह अच्छी तरह जानता था कि दुनिया जंगल का कानून है। यदि उसने तियानी सम्राट से वादा किया था, तो अंधेरे परिवार और पत्थर परिवार के समर्थक अपनी खुद की परेशानी खोजने आए। मुझे क्या कहना चाहिए? इस खतरनाक स्थिति के सामने तो यही कहा जा सकता है कि यह धारा के विपरीत नौकायन करने जैसा है। यदि आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप पीछे हट जाएंगे।
पीछे हटने से ये लोग खुद को जाने नहीं देंगे, बल्कि उनके अहंकार को बढ़ावा ही मिलेगा। सम्राट तियानी को मारने के बाद ये जिवेन कार को महल से बाहर निकालने ही वाला था। हालांकि जब ये शिवेन ने ध्यान नहीं दिया तो वह सीधे भाग गया, शुद्ध प्रकाश में बदल गया और चला गया। ये जिवेन उसके पीछे नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे साफ महसूस हो रहा था कि तेज सांस आ रही है। थोड़े अफसोस के साथ ये जिवेन मुड़े और सृजन के भूमंडप में कदम रखा। जैसे ही उसने सृजन के भूमंडप में कदम रखा, उसने तुरंत महसूस किया कि अंतरिक्ष की एक शक्ति उस पर काम कर रही है और उसे दूसरी दुनिया में भेज दिया। जब ये जिवेन ने मार्शल आर्ट मंडप में कदम रखा तो उसने तुरंत विशाल बुकशेल्फों की कतारें देखी। किताबों की अलमारियों पर किताबें या मार्शल आर्ट स्क्रिप्ट या जादुई रहस्य या क्लासिक्स या ज्ञानोदय पत्र रखे गए थे। वहां हर तरह की किताबें थी जो होनी चाहिए। ये जिवेन की नजर में इसका कोई अंत नहीं है। ये सृष्टि के संपूर्ण देव राजवंश का वास्तविक मूल है। सृष्टि की संपूर्ण दुनिया में मार्शल आर्ट की पवित्र भूमि है। इसके अलावा जब यन जिवेन ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि इनमें से प्रत्येक पुस्तक समय के साथ जमा हुई है। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति के बपतिस्मा के बाद उन्होंने वास्तव में एक गुप्त क्षेत्र और एक देश का गठन किया। कुछ अभिलेख युद्ध की पुस्तकें हैं। हर तरफ मार काट की चीखें सुनाई दे रही हैं। आवाज बहरा कर देने वाली है। साफ सुथरी हत्यारी भावना किताबों के माध्यम से इस दुनिया को लगभग प्रभावित करती है। उनमें से ये जिवेन देख सकते हैं कि सभी प्रकार की सैन्य तकनीकें जीवित हैं। उन्हें दुनिया के उस हिस्से में दोहराया और अभ्यास किया जाता है। अधिक से अधिक अभ्यासों के साथ ये सैन्य तकनीकें और अधिक परिष्कृत हो गई हैं। इसी बात ने ये जिवेन को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने प्राचीन पुस्तकों की विकास पुस्तकों का सही अर्थ देखा है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं देखा कि ये प्राचीन पुस्तकें विकसित हो सकती हैं और अधिक से अधिक परिपूर्ण हो सकती हैं। ऐसा करना कोई आसान साधन नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये प्राचीन पुस्तकें वास्तव में अपनी इच्छा को जन्म देती हैं, न कि केवल पुस्तक की सामग्री को मूर्त रूप देती हैं। मार्शल आर्ट मंडप वास्तव में अच्छा है। इन युद्ध पुस्तकों के अलावा आप जिवेन जो सबसे अधिक देखते हैं वह विभिन्न स्कूलों की क्लासिक्स है। इनमें से प्रत्येक क्लासिक्स एक प्रकार का गहरा अर्थ, एक प्रकार का एवेन्यू, एक छोटा अर्थ बता रहा है, और प्रत्येक शब्द एक प्रकार के ताव का प्रतिनिधित्व करता है, जो बहुत अच्छा है। कई सड़कें, यहाँ तक कि तू जिवेन की भी आंखें खोलने वाली लगी। अप्रत्याशित रूप से दुनिया में एक ऐसी अद्भुत सड़क थी। हालांकि यह उसकी सड़क जितनी अच्छी नहीं थी, फिर भी यह उसके लिए एक बहुत अच्छा पूरक भी था। इनके अलावा कुछ मार्शल आर्ट स्क्रिप्ट और जादुई शक्तियां भी हैं, जो मार्शल आर्ट और जादुई शक्तियों का अभ्यास करने के लिए मानव आकृतियों में बदल गई हैं। सृजन का वेद सचमुच असाधारण है। यहाँ तक कि जब ये शिवेन हर जगह देखता है तो उसे एक तेज सांस अंदर आती हुई दिखाई देती है। अक्सर इन क्लासिक्स का लेखन ही इसे शुरुआत में छोड़ देता है। सार संघनित होता है और फैलता नहीं है। कई वर्षों के बाद आखिरकार इसमें एक आवश्यक परिवर्तन आ गया है। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigfuturesw.com/0_48/। यदि आप जिवेन क्लासिक्स को ध्यान से लिखते हैं तो वह स्वाभाविक रूप से ऐसा प्रभाव डाल सकते हैं। ये वह क्षमता है जो केवल सम्राटों के पास ही हो सकती है। वह आकस्मिक रूप से जो कहता और लिखता है वही मार्ग है। जिस रास्ते पर विचार नहीं किया जा सका, देखा या छुआ नहीं जा सका, वह इन सम्राटों के हाथों में पूरी तरह से प्रकट हुआ है। हालांकि सामान्य ताकतों के पास सम्राट द्वारा छोड़े गए क्लासिक्स हो सकते हैं, जो खजानों के बीच खजाने हैं, लेकिन वे यहाँ हर जगह हैं। सृष्टि का ईश्वर अनगिनत वर्षों से स्थापित है। इस प्रक्रिया में कितने सम्राट बने और कितने गिरे, ये स्पष्ट नहीं हो सकता। यहाँ तक कि तियानदाओजियाओ जैसा विशालकाय व्यक्ति भी प्राचीन पुस्तकों के संग्रह और पैमाने का 10वां हिस्सा भी नहीं हो सकता है। ये सृष्टि के ईश्वर के लिए दुनिया पर शासन करने और 8 पक्षों को दबाने की असली कुंजी है। इन धर्म ग्रंथों पर भरोसा करते हुए सृष्टि का ईश्वर लगातार नए सम्राटों का उत्पादन कर सकता है, और जो सम्राट सृष्टि के ईश्वर से जुड़ते हैं वे बढ़ते रह सकते हैं। मात्रा और गुणवत्ता दोनों ही दुनिया की सभी ताकतों को दबा सकती है। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigfuturesw.com/0_48/। यदि तू जिवेन ने सृष्टि के देवता से जुड़ने का विकल्प नहीं चुना, तो उसके पास यहाँ प्रवेश करने का कोई मौका नहीं होगा। हालांकि ये जिवेन को ये भी पता है कि अब वह केवल सृजन के देवता राजवंश में उच्च दर्जा वाला एक गैर कर्मचारी सदस्य है।
आखिरकार वह स्वयं द्वारा प्रशिक्षित एक विशिष्ट प्रतिभा नहीं है, लेकिन ये जीवेन कोई मायने नहीं रखता। सृष्टि के परमेश्वर का जल बहुत गहरा है। इसे हिलाना या न हिलाना उसके लिए एक बात है। उसके पास वह दिमाग नहीं है। 8वें क्षेत्र में कैसे प्रवेश करे ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब वह 8वें क्षेत्र में प्रवेश करता है तो यह 9वें क्षेत्र से अधिक दूर नहीं है। इस युग में जब बुद्ध लगभग अदृश्य है, 9वां क्षेत्र बहुत कुछ करने के लिए पर्याप्त है। ये जीवेन आगे बढ़े और एक प्राचीन पुस्तक के सामने आए। ये प्राचीन पुस्तक ठंडी बर्फ की गंध से भरी है। इसका हर अणु इस गंध से महकता है। वे सभी एवेन्यू के ताबीज से बने हैं जो एक सम्राट द्वारा छोड़ा गया है, जो बर्फ की सड़क में अच्छा है। जब झोंक टोन खुला तो इस प्राचीन पुस्तक के कई रहस्यों को धीरे धीरे ये जीवेन द्वारा सुलझाया गया। हालांकि ये जीवेन भी सम्राट था, लेकिन ये जीवेन की ताकत उस सम्राट की तुलना में अधिक मजबूत थी जो बर्फ की सड़क पर अच्छा था, या उसकी ताकत और क्षेत्र उस समय की तुलना में अधिक मजबूत थे जब उसने इस प्राचीन पुस्तक को छोड़ा था। वह यहाँ थोड़े समय के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी तो 1000 साल ही हुए हैं। हालांकि यह बहुत लंबा लगता है, सम्राट के लिए यह समय बस एक क्षण है। आप कितना समझ सकते हैं यह आपके व्यक्तिगत मतभेदों पर निर्भर करता है। इसलिए बहुत से लोग तब आएंगे जब उनकी उपलब्धियां सामने आने वाली होंगी। आने वाला प्रत्येक अवसर अत्यंत दुर्लभ होता है, जिसका अनेक युद्ध उपलब्धियों के साथ आदान प्रदान करना आवश्यक होता है। लेकिन तुम जीवेन के लिए 1000 साल से भी अधिक समय बहुत सी चीजें करने के लिए पर्याप्त है। आखिरकार उसके पास मदद करने के लिए रहस्यमय स्थान है। जब तक ड्रैगन नस्ल लगातार ऊर्जा सहायता प्रदान कर सकती है, ये हजारों वर्षों तक दूसरों की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक प्रभावी हो सकती है। जल्द ही ये जीवेन के सामने बर्फ का एक और शब्द है, जिसे इस प्राचीन पुस्तक में वर्णित बर्फ के एवेन्यू से समझा जाता है, जिसे संघनित किया गया और ये जीवेन की 3000 मार्शल आर्ट में जोड़ा गया। मूल रूप से ये जीवेन की अपनी ताकत के साथ 3000 मार्शल आर्ट अपेक्षाकृत सीमित हैं, भले ही उनका अनुमान लगाया जा सके। हालांकि अब वे अलग हैं। इन सम्राटों की सहायता से उनकी 3000 युद्ध कलाएं विकसित हुई। कटौती तेज है और कोई कमजोरी नहीं है। यह उसका तरीका है। यही उसकी अजेयता का मूल भी है। इस बर्फीले शब्द को ये जीवेन ने पकड़ लिया और सीधे उसके शरीर में गायब हो गया। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वह चला और पूरे रास्ते रुका और पूरे रास्ते अंदर चला गया। उन्होंने बहुत तेजी से, लगभग तेजी से पढ़ा और अपनी खुद की राह का एहसास किया और फिर 3000 मार्शल आर्ट रोड में एकीकृत हो गए। अंत में तू जीवेन ने सीधे 3000 आंकड़े विकसित किए, जो 3000 मार्शल आर्ट है। प्रत्येक मार्शल आर्ट एक मानव आकृति में बदल जाता है और फिर सृजन के महान मार्शल आर्ट मंडप में अपने स्वयं के एवेन्यू के अनुरूप प्राचीन पुस्तकों की ओर उड़ता है, विचारों को अवशोषित करता है और अपनी समझ पैदा करता है। एक समय के लिए तू जीवेन की समझने की गति हजारों गुना तेज थी। ये भी अफसोस की बात थी कि इन सूचनाओं से निपटने के लिए एक रहस्यमय जगह थी। अन्यथा ये जीवेन की क्षमता के साथ भी एक ही समय में इतनी सारी चीजों से निपटना असंभव था। अचानक तू जीवेन को केवल यह महसूस हुआ कि कई भावनाएं ज्वार की तरह उसके प्रति उभरी और सीधे उसकी आत्मा की गहराई में समा गई। हर समझ, जब तक वह उसे देखता, भुलाया नहीं जाता। उन्होंने महसूस किया कि 8वें क्षेत्र की मूल ठोस सीमा बाधा ढीली होने लगी थी। हालांकि ये सड़कें विभिन्न सम्राटों द्वारा छोड़ी गई हैं, लेकिन उनमें से सभी उसके साथ फिट नहीं हो सकती हैं, और यहाँ तक कि वे जिन सड़कों पर जाते हैं वे एक दूसरे से बहुत अलग हैं, जैसे एक प्रकाश के लिए तरस रहा है और दूसरा अंधेरे के लिए तरस रहा है। दो पूरी तरह से अलग अलग तरीके बहुत अलग हैं जब उन्हें सम्राट की सड़क पर शायद ही कभी दोहराया जाता है। हालांकि पहाड़ के पत्थर जेड पर हमला कर सकते हैं। ये शीवेन के लिए इन लोगों का तरीका अक्सर एक खजाना और अचानक प्रबुद्ध महसूस होता है। इसे अन्य स्थानों पर रखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यहाँ समुद्र जैसे विशाल क्लासिक्स के बीच हमेशा कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो आपको जीवेन को आश्चर्यचकित कर देते हैं। इसलिए ये जीवेन महसूस करेंगे कि उनका दायरा बढ़ रहा है। उनका 3000 एवेन्यू जितना उत्तम होगा, भविष्य में सड़क उतनी ही समतल होगी। 8वें क्षेत्र में कदम रखना किसी भी तरह से अंत नहीं है। जब तक उसका निर्माण नहीं हो जाता तब तक उसे 9वें लोक और यहाँ तक कि सर्वोच्च स्वर्ग लोक में भी कदम रखना होगा। अब वह जो कर रहे हैं वह इस लक्ष्य के लिए प्रयास करना और मार्ग प्रशस्त करना है। हर मिनट, हर सेकंड तू जीवेन की सांसें बढ़ रही हैं, जैसे कि कोई अंत नहीं है, जैसे एक धार बह रही है जो एक ठोस अस्तित्व पर प्रभाव डाल रही है। उनके पीछे कई मार्शल आर्ट का भी पता चला। मिंगक्सेन प्राचीन वृक्ष की रोशनी में उन्होंने रंगीन रोशनी बिखेरी।
उसी समय ये जीवेन के सामने भाग्य का जुवानदान ऊपर और नीचे तैरता है और लगातार घूमता रहता है। प्रत्येक घुमाव डैन क्यूई की लंबी नदी को अलग कर देगा और फिर ये जीवेन के मुहाने में प्रवाहित होगा। हर बार जब आप जीवेन भाग्य के जुवानदान के डैन क्यूई को अवशोषित करते हैं तो वह जल्दी से ताकत में बदल जाता है। ये रफ्तार बेहद चौंकाने वाली कही जा सकती है। ऐसा हो सकता है कि सामान्य सम्राटों को 1 वर्ष तक अपने कौशल को विकसित करने की आवश्यकता हो। भाग्य के जुआनदान के सहयोग से वे इन्हें केवल एक ही दिन में प्राप्त कर सकते हैं। जब वह जाओहुआ जुआनदान के डैन क्यूई को अवशोषित कर रहा था तो जाओहुआ जुआनदान भी धीरे धीरे स्पष्ट गति से सिकुड़ रहा था। डैन क्यूई को ये जीवेन ने अवशोषित कर लिया था और स्वाभाविक रूप से बहुत कुछ नहीं बचा था। अंत में जब भाग्य के जुआनदान का केवल 1/3 हिस्सा बचा था तो ये जीवेन को लगा कि उसके शरीर में शक्ति एक अद्भुत डिग्री तक जमा हो गई है, जैसे कि अनगिनत वर्षों से जमा हुई बाढ़, और अंततः फूटने का समय आ गया है। बूम! अचानक तू जीवेन की सांस, जो शिखर पर चढ़ गई थी, अंततः किसी भी बाधा को तोड़ती हुई प्रतीत हुई। एक सांस में चली गई और फिर सांस बढ़ी और बड़ी हो गई, जैसे कि सभी बाधाएं एक पल में साफ हो गई। जब वह अभी अभी टूटा था तो फिर से दायरे में लौटना संभव था, लेकिन तू जीवेन का कौशल संचय सीमा तक पहुंच गया। उसकी बार बार की गई गणना के तहत उसका कौशल संचय पहले से ही अथाह था, इसलिए वह एक ही सांस में आगे बढ़ गया। दायरे को स्थिर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसे सीधे स्थिर किया गया है और दायरे को फिर से गिरने देना असंभव है। 8वें क्षेत्र में प्रवेश करते हुए तू जीवेन को तुरंत महसूस हुआ कि उसके कौशल में बहुत सुधार हुआ है और रास्ते के बारे में उसकी धारणा में एक ही बार में बहुत सुधार हुआ है। ऐसा लग रहा था मानो आंखों को ढकने के लिए कोई कपड़ा हो। अब जब ये शिवेन ने अपने प्रयासों से इस कपड़े को हटाया तो सब कुछ अचानक उज्जवल हो गया और सब कुछ उसके नियंत्रण में हो गया। हालांकि उसने थोड़े समय के लिए ही अपनी समझ के साथ सफलता हासिल की है। उसे डर है कि वह 7वें क्षेत्र के शिखर पर खुद को आसानी से हरा सकता है। बस एक दायरे को तोड़कर सब कुछ पूरी तरह से अलग है। 8वां लोक जो साधन जुटा सकता है और स्वर्ग का जो रास्ता समझा जा सकता है, उसकी तुलना 7वें लोक से बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। वास्तव में इस क्षेत्र में कदम रखने के बाद ही उसने वास्तव में इसे समझा और समझा। सम्राट और सम्राट के 9 लोकों के बीच बहुत अंतर है। सम्राट और सम्राट में से प्रत्येक एक प्रतिभाशाली है, लेकिन फिर भी अनगिनत लोग लाखों वर्षों से पहले दायरे में फंसे हुए हैं। ये जीवेन की प्रगति आश्चर्यजनक है। आखिरकार हमने 8वें क्षेत्र में प्रवेश किया है, जो लगभग उम्मीद के मुताबिक है। प्रकृति और रसायन विज्ञान के मार्शल आर्ट मंडप में खेती तेजी से होती है। ये जीवेन ने धीरे से कहा कि यह लगभग वैसा ही था जैसा उसने उम्मीद की थी। अंततः 8वें क्षेत्र में प्रवेश करने में 300 साल लग गए, लेकिन 300 वर्षों में इसने उसके शरीर में अधिकांश ड्रैगन नसों को भी खा लिया। मार्शल आर्ट के अवतार में महसूस की गई मार्शल आर्ट रहस्यमय स्थान से अविभाज्य है और रहस्यमय स्थान अनगिनत ऊर्जा का उपभोग करेगा। इनका संचय सामान्य सम्राटों के दिलों को ठेस पहुंचाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन ये जीवेन को इसकी परवाह नहीं है। ताकत में सुधार सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी सब कुछ तैरते हुए बादल है। 8वें दायरे में प्रवेश करने के बाद भले ही सम्राट तियानी खुद भी आ जाए, उसे मारना असंभव था, यानी कि वह सम्राट के 9वें दायरे के विशेषज्ञों के सामने खुद को बचाने की क्षमता रखता था। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ऐसी ताकत के साथ उसे तियानी सम्राट और अन्य लोगों के खतरे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने 4 राज्यों को शांत किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ तियानी सम्राट के पनीर को नहीं हटाया, बल्कि वे लोग पर्दे के पीछे दिखाई नहीं दिए। लेकिन ये शिवेन को इसमें कोई संदेह नहीं था कि वे जल्द या बाद में ऐसा करेंगे। इसलिए तुम जीवेन जो कुछ भी करना होगा वह करोगे, केवल तभी जब वे कार्रवाई करने से पहले अपनी सुरक्षा करने के लिए अपनी ताकत में पर्याप्त सुधार कर लेते हैं। यही राजा का मार्ग है। ये सोचते ही ये जीवेन की आंखें दृढ़ हो गईं, उसका शरीर चमक उठा और सृष्टि के भूमंडप की गहराई की ओर उड़ गया। छाया बुनकर को धन्यवाद। सृजन और परिवर्तन के भूमंडप की गहराई में आग का देश और आग की दुनिया है। इस संसार में कुछ भी नहीं है, केवल अनंत लपटें जल रही हैं। वह अंतहीन लोही वह अस्तित्व है जो सब कुछ बनाती है। हालांकि इन लपटों में आग में कुछ कल्पित बौने भी पैदा होते हैं। आग में ये कल्पित बौने जल्द ही प्रसिद्ध देशों में विकसित हो गए और एक दूसरे के खिलाफ लड़े। आग के देवता का जन्म हुआ, आग का राज्य। हर चीज का संबंध अग्नि से है। ये जीवन जगत के जन्म के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। इसी दिन अचानक बाहर आसमान से एक बड़ा हाथ आया और सीधे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया।
अनगिनत ज्वाला देवताओं ने उड़कर विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वे बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सके। उन्हें तो क्या, उनकी दुनिया को भी एक पल में इस बड़े हाथ ने पकड़ लिया। सबसे मूल लॉ में बदल गया। ये जिवेन ने अपने हाथ में मूल लॉ को देखा, फिर सीधे उसे पकड़ लिया, अपने शरीर में एकीकृत कर लिया, और उसके शरीर में आग फीनिक्स द्वारा निगल लिया गया, जो नानमिंग में आग से संघनित हो गया था। उनके सामने मूल ज्वाला देश आग के केवल एक शब्द के साथ क्लासिक में बदल गया है। मूल ज्वाला जगत और ज्वाला देश भी इसी अग्नि शब्द से विकसित हुए हैं। हालांकि ये जिवेन ने मूल लॉ के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया है, ये जल्द ही फिर से विकसित होगा। ये जिवेन का इरादा संपूर्ण क्लासिक को छीन लेने का नहीं था। आग के ये अलग अलग तरीके आग के रास्ते के बारे में उनकी समझ को बढ़ा सकते हैं, और इससे नानमिंग में आग छोड़ने के उनके अभ्यास को भी बहुत फायदा होगा। उन्होंने दक्षिणी मिंग राजवंश में आग छोड़ने पर भी जोर दिया, और अन्य सभी लेप्टो को एक विशाल लॉ खेती प्रणाली बनाने के लिए अवशोषित कर लिया गया। इस प्रकार सृष्टि के मार्शल आर्ट मंडप में क्लासिक्स द्वारा निर्मित देश और दुनिया अनगिनत है, और उनकी स्पष्ट रूप से गणना करना असंभव है। पलक झपकते ही अगले 500 वर्ष बीत गए, और वह सृजन और परिवर्तन के चरण में है। आधी से अधिक सहस्राब्दी बीत चुकी है। इन 500 वर्षों में उनकी कुशलता और भी गहरी हो गई है। उसने भाग्य का सारा धन पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है। इन गोलियों की ताकत पूरी तरह से उसके कौशल में बदल गई, और धीरे धीरे उसकी ताकत बढ़ती गई। केवल 500 वर्षों में वह अब 8वें दायरे के नीचे नहीं था, और यहाँ तक कि इसे महसूस भी किया। मैंने 8वें लोक के शिखर को छू लिया है, जो थोड़ा ही छोटा है। इन सैकड़ों वर्षों में यही सब कुछ है। एक पल के लिए मैंने एवेन्यू को पागलपन से आत्मसात कर लिया, और इन सम्राटों द्वारा छोड़े गए एवेन्यू के योगदान को समझा। इन सैकड़ों वर्षों में रहस्यमय स्थान की भूमिका पर भरोसा करते हुए उन्होंने अनगिनत क्लासिक्स देखे हैं। उसके शरीर में बची एकमात्र द्वितीयक ड्रैगन नसें भी खत्म हो चुकी हैं। कुछ समय पहले उन्होंने जो तेजी से प्रगति की है, उसके बारे में सोचना भी उनके लिए बहुत मुश्किल है। आखिरकार अपनी समझ का हवाला न देने और अपनी समझ का हवाला देने की कीमत एक समान नहीं है, लगभग कई गुना अंतर। ये जिवेन अगले 200 वर्षों में और अधिक देखने की योजना बना रही है। डोलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की कथा http://www.bigwizardw.com/0_48/ इसे समझना आवश्यक नहीं हो सकता है, लेकिन याद रखें कि अधिक याद रखना महत्वपूर्ण है। उसके पास अंतर्ज्ञान है। भविष्य में वह 9वें दायरे में प्रवेश करेगा। ये उसकी सबसे महत्वपूर्ण मदद है और बहुत महत्वपूर्ण है। उसे अचानक घबराहट महसूस हुई, और तभी उसे महसूस हुआ कि ताओवादी धर्मग्रंथों की पत्थर की नक्काशी से उसके शरीर में अद्भुत रोशनी फूटने लगी। ये जिवेन को उम्मीद नहीं थी कि सूत्र की पत्थर की नक्काशी इस समय प्रकाश में आ जाएगी। इस दौरान उनका ज्यादातर ध्यान चुआगहुआ मार्शल आर्ट्स पवेलियन में क्लासिक्स पर केंद्रित था। जहां तक ताओवादी धर्मग्रंथों की पत्थर की नक्काशी का सवाल है, उसने पहले उन्हें एक तरफ रख दिया था। चुआगहुआ मार्शल आर्ट्स मंडप में प्रवेश करने के लिए ज्यादा समय और अवसर नहीं था। स्वाभाविक रूप से हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। जहां तक ताओवादी धर्मग्रंथों की पत्थर की नक्काशी का सवाल है, हम उन्हें एक तरफ रख सकते हैं। भविष्य में आत्मज्ञान का समय है। चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस समय ताओवादी धर्मग्रंथों की पत्थर की नक्काशी रोशनी के विस्फोट में फूटने लगी, और उसे लगा कि ताओवादी धर्मग्रंथों की पत्थर की नक्काशी उसका मार्गदर्शन कर रही है, एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ना। ये जिवेन भी थोड़ा उत्सुक था, क्योंकि वह ये भी जानता था कि ताओवादी धर्मग्रंथों की पत्थर की नक्काशी मूल रूप से चुआगहुआ मार्शल आर्ट्स मंडप में रखी गई थी, लेकिन बाद में उन्हें बाहर निर्वासित कर दिया गया था। क्या कोई रहस्य है जो वह नहीं जानता? उन्होंने तुरंत विरोध नहीं किया, लेकिन ताओवादी धर्मग्रंथों की पत्थर की नक्काशी से मार्गदर्शक विचारों का पालन किया और दूर तक उड़ान भरी। ये जिवेन पूरे रास्ते उड़ता रहा, लेकिन उसने देखा कि उसके सामने लगभग एक और विशाल दुनिया थी। अन्य देशों की तुलना में दुनिया अन्य देशों की तुलना में दर्जनों गुना बड़ी थी, और यहाँ तक कि ये जिवेन भी सृजन की कुछ भावना महसूस कर सकते थे, और सृजन का स्वाद इसमें था। ये प्रकृति की अनुभूति है। ये जिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और सीधे उड़ गए। जैसे ही उसने प्रवेश किया, उसे तुरंत महसूस हुआ कि उसके आसपास की दुनिया ने उसके अस्तित्व को अस्वीकार करना शुरू कर दिया है, जैसे कि दुनिया की इच्छा उसे अस्वीकार कर रही हो। वह एक बार में विनम्र नहीं था। उन्होंने अचानक ही समय के साम्राज्य को समय के लबादे में खोल दिया और इन बहिष्करणों को किनारे कर दिया। वह ये जानना चाहता है कि ताओवादी धर्मग्रंथों की पत्थर की नक्काशी की इतनी प्रतिक्रिया क्यों है और इस दुनिया में क्या निहित है।
इसलिए वह दुनिया को नष्ट करने की जल्दी में नहीं है। हालांकि उन्हें जल्द ही एक आश्चर्यजनक तथ्य पता चला कि दुनिया वास्तव में सृजन की दुनिया थी। नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि यह बिल्कुल सृजन की दुनिया जैसा था। क्योंकि वह बाहर से आया था, वह इस बारे में बहुत स्पष्ट था कि सृष्टि की वास्तविक दुनिया कैसी थी, और दुनिया बहुत हद तक रचना की दुनिया के समान थी। पहाड़ और नदियां और यहाँ तक कि कई शक्तियों की सांसें सृष्टि की दुनिया की तरह ही है। क्या ये संसार वास्तव में सृष्टि संसार का प्रक्षेपण नहीं हो सकता? ये जीवेन ने अपने मन में कई बातें सोची और जितनी जल्दी हो सके अनगिनत जानकारी की गणना की गई। अचानक मुझे दुनिया की गहराइयों से एक तेज दहाड़ सुनाई दी। आखिरकार इस सम्राट की दुनिया में घुसपैठ करने की हिम्मत कौन करता है? तियानजुन, यह क्या बकवास है? जल्दी बाहर मत आओ। ये जीवेन ने ठंडा पी लिया और उसकी सांसें फैल गईं। फिर उसने देखा कि सृष्टि की दुनिया जैसी दिखने वाली दुनिया इंच दर इंच दरकने लगी। अंतिम विश्लेषण में ये सृष्टि का वास्तविक संसार नहीं है। अन्यथा सृष्टि की वास्तविक दुनिया की विश्व इच्छा के अनुसार ये जीवेन की सांसों से तेजी से आगे बढ़ना असंभव है और ढह जाएगा, जो ये जीवेन को और अधिक आश्वस्त करता है। ये केवल सृजन की एक नकली दुनिया है, वास्तविक दुनिया बिल्कुल नहीं है। गुंजन, फिर ये जीवेन के सामने एक आकृति दिखाई दी, लेकिन यह महान कद, सुंदर चेहरे और सर्वोच्च सांस की आकृति थी। आप कौन है? ये जीवेन ने पूछा। ये वास्तव में एक बर्बरता है। मैं ये भी नहीं जानता कि मेरा भगवान बनाया गया था। चेहरे पर कुछ व्यंग्यपूर्ण चेहरों के साथ ऐसा लगता है कि वुडलाउस ग्रामीण इलाकों में जो कुछ देखती है, उसमें छिपने के लिए कुछ हद तक तिरस्कार महसूस करती है। भाग्य के देवता, ये जीवेन चौंक गया क्योंकि उसे अचानक निर्माता के पौराणिक चित्र की याद आ गई। छाया ग्राफिक्स में क्या रचनाकार ऐसे ही विकसित नहीं हुआ? लगभग एक पल के लिए उसे लगा कि यह सचमुच सृष्टि के ईश्वर का पुनर्जन्म है। हालांकि उन्होंने एक पल में इस अटकल को खारिज कर दिया, क्योंकि सृष्टि के भगवान के पास दुनिया को बदलने की क्षमता थी। अंतहीन आउटलैंड प्राणियों के बीच जीवन ने एक रक्तपथ बनाया और सृजन के भगवान का एक महान व्यक्ति बनाया। उन वर्षों में जब वह सत्ता में थे, सृजन के देवता ने लगातार विस्तार किया, विदेशी प्राणियों के फूलों और पानी को हराया, और सृजन के भगवान के क्षेत्र का लगातार विस्तार हुआ। इसलिए भगवान के 5 क्षेत्रों की कहावत है, अभी सृजन। उस किरदार की भयावहता स्वर्ग से भी ऊंची है। सृजन की इस जाली दुनिया में वह कैसे छिप सकता है? यदि सृष्टि का ईश्वर सृष्टि की दुनिया को नया रूप देना चाहता है, तो वह ऐसी विशिष्ट कुटियाएं बिल्कुल नहीं बनाएगा। तुम क्या हो? तुम सृष्टि के भगवान होने का दिखावा करने का साहस कर रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम सचमुच अपनी मृत्यु की तलाश में हो। बेन तियानजुन ने कहा, मैं सृष्टि का भगवान हूँ। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं? भाग्यदेव ने अधीरता से कहा। ऐसा प्रतीत होता है कि उसका दृढ़ विश्वास है कि वह सृष्टि का ईश्वर है। यहाँ तक कि तू जीवेन भी नहीं देख सकता कि वह झूठ बोल रहा है। दूसरे शब्दों में, इस स्तर पर लोगों को झूठ बोलने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये देखना आसान है कि हंसी का पात्र जोड़ने के अलावा ये बेकार है। इसके अलावा कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि वह भाग्य का देवता होने का दिखावा करता है। उसे इसका पता तब चलता है जब वह अपनी ताकत आजमाता है। इसे उजागर करना आसान है। तो वह कहां से आता है? चूंकि तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे, मैं तुम्हारी खाल उधेड़ूंगा और देखूंगा कि तुम क्या हो। ये जीवेन ने तुरंत एक पे पी लिया और उसे रौंद दिया। एक क्षण में उसने देखा कि सारा संसार दरारों से भर गया है। यह एक भयानक आघात के समान था और अगले ही क्षण पूर्णतया नष्ट हो जाएगा। आपकी हिम्मत! भाग्य का देवता इतना क्रोधित था कि ये जीवेन ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जिससे वह क्रोधित हो गया। इस समय उन्होंने अंततः शुरुआत की और सीधे ताली बजाई। एक पल में ऐसा लगता है कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच केवल एक हथेली बची है। हर चीज को इसमें कैद कर लिया गया है और उसकी तस्वीरें खींची गई हैं। दूसरे शब्दों में, उसकी हथेली सभी सड़कों का प्रतिनिधित्व करती है। यदि वह जारी रहता है, तो वह एक दुनिया को जन्म दे सकता है और एक दुनिया को नष्ट कर सकता है। उसकी शक्ति भी अत्यंत भयानक है। ये जीवेन की अभिव्यक्ति थोड़ी गरिमापूर्ण थी। उन्होंने इस अवधि में शास्त्रीय विकास की दुनिया नहीं देखी थी, लेकिन वे दुनिया उनके लिए बहुत नाजुक और असुरक्षित थी। लेकिन जो मनुष्य सृष्टि का ईश्वर होने का दावा करता है, वह बहुत अलग है। उसके पास न केवल सम्राट का राज्य है, बल्कि वह सम्राटों के बीच किसी भी तरह से कमजोर नहीं है। इस हथेली में स्वर्ग और पृथ्वी को पार करने का मार्ग है। एक हथेली में ही सब कुछ समाहित है। ये जीवेन ने पहली बार इतनी शक्तिशाली हथेली तकनीक देखी है।
हालांकि इतना ही नहीं, ये ज़िवेन इस सब के पीछे की सच्चाई का पता लगाने में अधिक रुचि रखते हैं। हालांकि यह आदमी भाग्य का देवता नहीं हो सकता, लेकिन उसे इससे कुछ लेना देना होना चाहिए। हर किसी के पास सम्राट स्तर की ताकत नहीं हो सकती है। यदि कोई क्लासिक सम्राट स्तर पर एक मास्टर के रूप में विकसित हो सकता है, तो सृजन का वेग अव्यवस्थित नहीं होगा। कोई नहीं जानता कि सृष्टि के पूरे दौर में कितने क्लासिक्स मौजूद हैं। ये क्लासिक्स अपने आप में एक मजबूत जातीय समूह बना सकते हैं। उनकी अपनी पृष्ठभूमि के लिए यह बहुत भयानक बात होगी। यह अनगिनत वर्षों से बिना ऐसी किसी घटना के अस्तित्व में है, जिसका अर्थ है कि यह केवल एक उदाहरण होना चाहिए, या यदि यह पहले भी अस्तित्व में था तो इसे वुगे के रक्षकों द्वारा मिटा दिया गया था। सम्राटों को जन्म देने वाले एक या दो क्लासिक सृष्टि के ईश्वर की नींव हिलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन यदि वे सैकड़ों या हजारों हैं, तो स्थिति पूरी तरह से अलग है। इन सम्राटों द्वारा छोड़े गए क्लासिक्स और उन पर छोड़े गए पत्रों ने खुद को विकसित करने के लिए पर्याप्त क्लासिक्स विकसित किए हैं। यद्यपि विकास की गति बहुत धीमी है और सम्राटों के जन्म की संभावना बहुत कम है, ये निर्विवाद है कि इसका अस्तित्व है। ये कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जन्म जैसा है। हो सकता है कि अनजाने में कोई गलत कार्यक्रम पैदा हो गया हो। कोई नहीं बता सकता क्यों। दुनिया में इतने सारे जीवन रूप हैं कि आप ज़िवेन ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकते कि वह सब कुछ समझ सकता है। तो उसे यह पता लगाना होगा कि यह संयोग है या आवश्यकता। यदि यह कुछ और होता तो शायद उसके पास अन्वेषण करने की इच्छा का विचार ही नहीं होता, लेकिन यह अंतर सृष्टि के भगवान किंवदंती के पहले मजबूत आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। वह अजेय अस्तित्व जिसने दुनिया को नया आकार दिया और सबसे बड़ा कारण बनाया। सृष्टि के ईश्वर के लुप्त होने के बाद से उसने जो कुछ भी छोड़ा था उसे सृष्टि के ईश्वर की गहराई में रखा और छिपा दिया गया है। ये ज़िवेन जैसे एक बाहरी व्यक्ति के रूप में, यदि उसने लाखों वर्षों तक सृष्टि के भगवान के लिए काम किया है, तो उसे उनमें से किसी एक से संपर्क करने का अवसर मिल सकता है। लेकिन जाहिर है तुम ज़िवेन के पास इतना समय नहीं है, और उसके पास इतना धैर्य नहीं था, और उसके पास अभी भी उन वर्षों में भाग्य के सम्राट द्वारा छोड़ी गई ताओवादी धर्मग्रंथों की पत्थर की नक्काशी थी। उसे ताओवादी धर्मग्रंथों की पत्थर की नक्काशी की ओर भी इशारा किया गया था, इसलिए वह और अधिक जानना चाहता था। क्या राज है? एक बार बंधन खुल जाने पर आपको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, जरूरी नहीं। उसकी वर्तमान स्थिति और ताकत के संदर्भ में कम और कम चीजें हैं जो उसे आकर्षित कर सकती हैं। लेकिन रचनाकार से जुड़ी बातें हमेशा प्रथम प्राथमिकता क्रम में होती हैं। बूम! दोनों पक्ष सीधे मिले और दोनों पक्षों की आतंकवादी ताकतें फैल गईं। लगभग पूरी दुनिया को नष्ट कर दो। ये ज़िवेन नहीं हिला, लेकिन उसके विपरीत सृष्टि का देवता कई कदम पीछे हट गया। ये ज़िवेन की आंखों में ज्ञान की रोशनी चमक उठी। वह सभी प्रकार के डेटा की गणना कर रहा था, और उसने इसे एक ही झटके में पूरी तरह से अलग कर दिया। उसके सामने निर्माता की ताकत 7वें दायरे के बारे में थी, लेकिन हस्तरेखा तकनीकों के इस सेट की शक्ति के साथ उसके पास वास्तव में 8वें दायरे की ताकत थी। हालांकि यह उससे भी बदतर था, ये काफी आश्चर्यजनक था। लंबे समय के बाद ये ज़िवेन की आंखों में फिर से एक गर्म और उत्सुकता दिखाई दी। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि हथेली की तकनीक जो किसी की ताकत को उच्च स्तर तक पहुंचा सकती है, वह पूरी सड़क पर उपलब्ध है। हालांकि सम्राट और सम्राट के दायरे के लिए ये लगभग असंभव है। वे भी सम्राट हैं। उन्हें अनगिनत प्राणियों के बीच तियानजोग जादूगर और भगवान का गौरव माना जा सकता है। वे अनगिनत प्राणियों, ताकत और भाग्य से अलग दिखते हैं। दूरदर्शिता और बुद्धि की कोई कमी नहीं है। इन सम्राटों द्वारा बनाई गई प्रत्येक मार्शल आर्ट स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है, और वे सर्वोच्च गौरव हैं जो अपने रास्ते से हट गए हैं। कौन किससे भी बुरा है? ये ज़िवेन की 3000 मार्शल आर्ट रोड और सम्राट वू की सील विधि भी आश्वस्त है। वह वास्तव में कई सम्राटों में सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी वह जो सीमा हासिल कर सकता है वह उसी क्षेत्र के विशेषज्ञों को कुचलने की है। उच्च स्तर के गुरु के लिए उसे मारना कठिन है। इसी के आधार पर वह अनेक सम्राटों के बीच अजेय था। जब वह 7वें क्षेत्र से होकर गुजरा तो उसने 8वें क्षेत्र के शिखर पर आत्मा सम्राट के साथ लड़ने का साहस किया, और अंततः कुछ नहीं हुआ। हालांकि उनका सीमा सुरक्षा का रिश्ता था, लेकिन यह उनके अहंकार को साबित करने के लिए काफी था। अपनी क्षमता के लिए तू ज़िवेन को हमेशा बहुत गर्व नहीं हुआ है, और वह खुद को छोटा नहीं करेगा। वह अपनी क्षमता को अच्छे से जानते हैं। वह प्रभावशीलता का मुकाबला करने के लिए सम्राट क्षेत्र की बाधा को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया है। ये बहुत मुश्किल है। उच्च लोक के सम्राट की तो बात ही छोड़ दें, यह उसी लोक का सम्राट है।
इनमें से कौन सा अद्वितीय तियांजियाओ नहीं है और अनगिनत वर्षों में करोड़ों प्राणियों का महान अस्तित्व होगा। वह बहुत ताकतवर है, हाँ, लेकिन अगर वह सच में सोचता है कि दूसरे लोग बेवकूफ हैं, तो वह सबसे बड़ा बेवकूफ बन जाएगा। ये ज़िवेन अच्छी तरह से जानता था कि वह अपने 3000 मार्शल आर्ट और सम्राट वु यिन एफए को दायरे से परे एक लड़ाकू शक्ति के रूप में खेलने नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि पर्याप्त नहीं थी। भावी सम्राट कभी नहीं समझ पाएंगे कि सम्राट की ऊंचाई कितनी है, कितनी चौड़ाई और चौड़ाई वे देख सकते हैं। इसी प्रकार उनकी दृष्टि भी वस्तुतः सीमित है। ये बहुत व्यापक लगता है, लेकिन दूसरों के लिए इसका कोई बड़ा लाभ नहीं है। सम्राट की शक्ति का उसकी दृष्टि से मौलिक संबंध होता है। वह जितना अधिक जानेगा, उतना ही मजबूत होगा। ताओ की खोज निरंतर अन्वेषण और निरंतर ज्ञान की एक प्रक्रिया है। इसलिए ये ज़िवेन अपना ज्ञान बढ़ाने का कोई भी मौका नहीं चूकते। पहाड़ का पत्थर जेड पर हमला कर सकता है, इसे तुम ज़िवेन से बेहतर कोई नहीं समझता, क्योंकि उसके पास एक रहस्यमय स्थान है। अन्य लोगों की बुद्धि और अन्य लोगों की सड़कों का उपयोग उसके द्वारा किया जा सकता है और उसे प्रबुद्ध किया जा सकता है। हालांकि राव तो है, उनका संचय अभी भी पर्याप्त नहीं है। वह उस स्तर तक नहीं पहुंचा है जहां मात्रात्मक परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन का कारण बनता है। उन्हें यहाँ तक संदेह है कि तथाकथित तियानजुन संक्षेप में सम्राट से भिन्न नहीं हो सकता है, लेकिन एवेन्यू के बारे में उनकी समझ एक ऐसे चरण तक पहुंच गई है जहां मात्रात्मक परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन का कारण बनता है। हालांकि कोई भी इसे स्पष्ट नहीं कर सकता है। वह कभी तियानजुन के संपर्क में नहीं रहा। सृष्टि जगत में तियानजुन स्तर के गुरु होते हुए भी कोई उनका अध्ययन करने का साहस नहीं करता। जब तक वे स्वयं न कहें, कोई नहीं समझ सकता कि रहस्य क्या है। हालांकि मार्शल आर्ट का ये सेट ये ज़िवेन को वर्तमान में उज्जवल महसूस कराता है। जिस मार्शल आर्ट को दूसरे क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा सकता है, वही ईश्वर या सृष्टि के पौराणिक देवता से आ सकता है। किसी भी स्थिति में वह इस प्रकार की मार्शल आर्ट को जब्त कर लेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे प्रदर्शित करने में कितना खर्च होता है। इस तरह की हथेली तकनीक के साथ वह 9वें क्षेत्र के विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ने की क्षमता भी रखता है, और यह शायद इस बार सृजन और रसायन शास्त्र के बुगे में उनके प्रवेश की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। ये सोचते ही ये ज़िवेन अचानक हिल गए, ठीक उसी तरह जैसे कोई गैदाई दानव अंतहीन लंबी नींद से उबर रहा हो, अराजकता से जाग रहा हो और बेहद दबंग हो रहा हो। उसने अपनी 5 उंगलियों से अपनी मुट्ठी को दबाया और इसे एक भयानक मुट्ठी बल में बदल दिया, जिसने सीधे प्राचीन शांति को भंग कर दिया और दुनिया की समझ से परे एक आतंकवादी बल के साथ सृजन के भगवान की ओर चला गया। ये पहली बार है कि ये ज़िवेन ने 8वें क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद अपनी ताकत को पूरी तरह से प्रदर्शित किया है। सृष्टि के देवता के सामने वह देर नहीं करना चाहता, बल्कि पूरी तरह से टूट गया। 6 संसार की मुट्ठी एक विशाल 6 संसार में बदल गई, जो चमकदार अमर रोशनी से खिल रही थी और फिर शहर से आई। इस समय भाग्य के स्वर्गीय राजा ने देखा कि उसके सामने वाला व्यक्ति किसी भी तरह से एक निष्क्रिय व्यक्ति नहीं था। उसकी पूरी ताकत को ऊपर उठाया गया, एक साथ संघनित किया गया और फिर ताली बजाकर नीचे गिरा दिया गया। ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा व्यक्तित्व इस हथेली के साथ पूरी तरह से एकीकृत हो गया है, या इस समय वह ये हथेली तकनीक थी और यह हथेली तकनीक वह थी। स्वर्ग और पृथ्वी हथेली। भाग्य के देवता ठंडे स्वर में मुस्कुराए और हथेली की तकनीक का सीधा फोटो खींचा गया। बूम! दोनों पक्षों के बीच टकराव से एवेन्यू के फूल खिल जाते हैं और दोनों पक्षों की भव्य सड़क हिंसक रूप से जल रही है। साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि असंख्य बलशाली लोग शास्त्र जप कर रहे हैं। यह दृश्य लगभग शाश्वत हो गया है। 8वें क्षेत्र के अस्तित्व को सम्राटों के बीच शीर्ष विशेषज्ञ माना जाता है। इस समय टकराव ने सीधे दुनिया को प्रभावित किया और यहाँ तक कि अन्य क्लासिक से विकसित दुनिया को भी झटका दिया। वे शायद ही समझ पा रहे हैं कि इतना भयानक माहौल क्यों बनाया गया, जिससे वे भयभीत हो गए। डैंग डैंग डैंग। 6 संसार मुट्ठी द्वारा गठित 6 संसार शहर ने भाग्य के स्वर्ग और पृथ्वी हथेली को ध्वस्त कर दिया। इस मौके से भाग्य के सम्राट पर आतंक की शक्ति का प्रहार हुआ। भाग्य के स्वर्गीय राजा ने अजीब रोशनी के विस्फोट जारी किए और इस मुट्ठी की शक्ति को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी शक्तिशाली विरोधी झटका बल ने उसे बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर किया। लगभग हर कदम पर स्वर्ग और पृथ्वी को कुचल दिया, जो बेहद था भयानक। नहीं, वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? मेरे भाग्य, स्वर्ग और पृथ्वी के साथ भी हथेली उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। भाग्य का स्वर्गीय राजा भयभीत हो गया। वह प्राचीन काल से ही इस क्षेत्र में अजेय था। उसने कभी अपने से तुलनीय अस्तित्व नहीं देखा था। परिणाम स्वरूप उसकी मुलाकात केवल एक से हुई, जो बहुत भयानक था।
भले ही वह सोचता हो कि वह भाग्य का देवता है, फिर भी एक प्रकार का आतंक है जिसे दूर नहीं किया जा सकता है, जो हर समय उसकी अनुभूति के साथ संघर्ष करता है। भाग्य का स्वामी अजेय है। कोई उसे इस शेर के लिए कैसे मजबूर कर सकता है? सृजन के भगवान, क्या आप सृजन के भगवान के रूप में नहीं जाने जाते? केवल एक ही साधन क्यों है? स्वर्ग और पृथ्वी को नया आकार देने की अफवाह वाली क्षमता क्या है? आप कहाँ चले गए हैं? ये जिवेन ने व्यंग किया और पूछा। चुप रहो। रचनाकार क्रोधित हो गया और उसने सीधे ताली बजा दी। उसे केवल यह महसूस हुआ कि उसने ब्रह्मांड को तोड़ दिया है और प्राचीन अकाल को पुनः उत्पन्न किया है। यहाँ तक कि टाइमलाइन भी टूट गई। उसकी हथेली में बहुत सारी चीजें थीं, जो समय की लंबी नदी को काटने के लिए पर्याप्त थी। ये जिवेन डरी नहीं थी। उसके हाथ में एक सील फॉर्मूला था। सम्राट वू की सील विधि एक पल में संघनित हो गई और शेंग इस हथेली की ओर गिर गया। टकराना। सम्राट वू की ये जिवेन की मुहर ने एक ही बार में भाग्य की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली को तोड़ दिया, और फिर सम्राट वू की मुहर भाग्य के स्वर्गीय राजा की छाती पर गिर गई, जिससे उसे खून की उल्टी हुई और हिंसक रूप से पीछे हटना पड़ा। सम्राट वू की मुहर पद्धति का आशीर्वाद सम्राट वू की मुहर पर पड़ा और उसकी शक्ति तेजी से बढ़ गई। भाग्य के देवता के पास अपनी रक्षा के लिए कोई हथियार नहीं था। वह बिना किसी बफर के सीधे ये जिवेन से टकराया था। वह इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था और मौके पर खून थूक कर पीछे हट सकता था? एफ लगभग तुरंत ही रचनाकार को यह एहसास हो गया कि वह सामने वाले का विरोधी नहीं है। वह भागना चाहता था लेकिन भाग नहीं सका। वह पहली बार में भागना चाहता था लेकिन ये बेकार था। वह यही फंस गया था। ये जिवेन ने भी इसे पहली बार देखा था। ऐसा लगता है कि सृष्टि के ईश्वर को इस संसार में आना वर्जित है और वह बाहर ही नहीं निकल सकते। अचानक उसके मन में कुछ ख्याल आया और उसकी आंखें फूट गईं। ये जिवेन सीधे चिल्लाया, भगवान, हा, ये हास्यास्पद है। उसी समय वह सीधे बाहर निकला और उसे भाग्य के देवता को फिर से मारने के लिए मजबूर किया। सम्राट वू की मुहर उसके सिर पर टपक गई और हवा के साथ ऊपर उठ गई। क्षण भर के प्रयास से ही वह किसी प्राचीन देवता की भांति विशाल पर्वत बन गया और फिर वहीं गिर पड़ा। सम्राट वू की ये जिवेन की मुहर ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया और आकाश में लटकते पंख की तरह छाया डाली। एक पल में वो झड़ गई। चलो भी। सम्राट वू की मुहर बिजली की गति से सीधे सृष्टि के देवता के शरीर पर गिरी। भाग्य के स्वामी को बस यह महसूस हुआ कि उसे बंद कर दिया गया था और जगह अवरुद्ध थी और वह बच नहीं सकता था। दुनिया में फंस जाने के कारण भी वह बड़े पैमाने पर बच नहीं सका। दुनिया बहुत बड़ी प्रतीत होती है, लेकिन ये 7वें और 8वें लोकों के राजा के लिए पर्याप्त नहीं है। टकराना। भाग्य के स्वर्गीय राजा को तुरंत झटका लगा और उसने ये जिवेन के सामने अपना पतन दिखाया। हालांकि वह स्वर्ग और पृथ्वी के भाग्य का आग्रह करने के बाद थोड़े समय के लिए ये जिवेन के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम था, लेकिन आखिरकार यह केवल 7वां क्षेत्र था। सम्राटों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। 8वें क्षेत्र में अन्य सम्राटों के सामने उसके भागने की संभावना हो सकती है, लेकिन ये जिवेन के सामने कोई मौका नहीं है। उसी दायरे में तो जिवेन किसी से नहीं डरता। बूम। सृष्टिकर्ता एक विशाल खगोलीय पिंड की तरह है जो दुनिया की धरती पर गिर रहा है और लगभग पूरी दुनिया को टुकड़े टुकड़े कर रहा है। उस भयानक टक्कर में पूरी दुनिया में पैदा हुई सभी सभ्यताओं को सीधे तौर पर नष्ट कर दिया। ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, सब कुछ विलुप्त होने का प्रतीक है। लेकिन तुम्हारे लिए जिवेन, ऐसा हमला तो बस शुरुआत है। मुझे नहीं पता कि कब जिवेन ने एक और तलवार काट दी और उसे सीधे भाग्य के देवता पर उड़ा दिया। इस समय ताओवादी हथियारों वाले सम्राट और ताओवादी हथियारों के बिना सम्राट के बीच का अंतर पूरी तरह से प्रकट हो गया है। ताओवादी हथियारों के बिना निर्माता को हर बार हमला करने पर समान क्षति होगी, क्योंकि उसके पास विरोध करने का कोई साधन नहीं है। वह केवल अपने हाथों से स्वर्ग और पृथ्वी का विरोध नहीं कर सकता। बूम बूम बूम। ये जिवेन ने लगातार हजारों तलवारें काट दी। प्रत्येक तलवार दुनिया में और अधिक दरारें काटते हुए गिरी। जल्द ही सृष्टि का देवता, जो अभी भी अत्यंत शक्तिशाली था, पहले ही मर रहा था। रुको, क्या तुम्हें ये स्वर्ग और पृथ्वी का तार नहीं चाहिए? मैं इसे तुम्हें दे सकता हूँ। इसी समय भाग्य सम्राट गरजा, मैं स्वर्ग और पृथ्वी का तार बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप इसे मुझे दे। ये जिवेन ने उपहास किया और फिर एक बड़े हाथ में बदल गया। उसने अंधेरे बोधि पवित्र हाथ की शक्ति से सीधे अतीत को पकड़ लिया और यहाँ तक कि सीधे सृष्टि के भगवान को भी अपने हाथ में पकड़ लिया और फिर अचानक उसे निचोड़ लिया। सृष्टि का ईश्वर एक दिव्य विचार, एक विशाल दिव्य विचार में बदल गया।
आकाश में तैरते हुए तभी मार्शल आर्ट का एक सशक्त विचार सामने आया। जब ये जीवन ने भाग्य के देवता को पकड़ लिया तो दुनिया भी इंच दर इंच ढह गई और कागज के टुकड़े में बदल गई। कागज के इस टुकड़े पर स्वर्ग और पृथ्वी के 5 बड़े अक्षर चमक रहे हैं। ये वास्तव में सृष्टि के स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली को दर्ज करने वाला एक पेपर है। अनगिनत वर्षों के विकास के बाद इसने अपनी सभ्यता, अपनी दुनिया और सृष्टि का स्वयंभू सम्राट विकसित किया है। कागज के इस टुकड़े पर स्वर्ग और पृथ्वी हथेली के 5 बड़े पात्रों को छोड़कर केवल एक ही हस्ताक्षर है और बाकी सब कुछ चला गया, और इस हस्ताक्षर ने ये जीवन को चौंका दिया। ईश्वर। हालांकि केवल कुछ ही शब्द हैं, प्रत्येक शब्द एक लोहे की पेंटिंग और चांदी का हुक है, जिसका अर्थ सोने और लोहे के घोड़े है, और इसमें एवन्यू की हल्की गंध है। उनके हाथ में जो मार्शल आर्ट वसीयत थी, वह वास्तव में सृष्टि के देवता द्वारा छोड़ी गई स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली का मार्शल आर्ट विचार था। यह मूल रूप से बाद के लोगों के अभ्यास और समझने के लिए आरक्षित था, लेकिन मुझे डर है कि किसी ने नहीं सोचा था कि यह मार्शल आर्ट अपनी इच्छा शक्ति उत्पन्न कर सकता है और फिर लगातार अभ्यास कर सकता है, और यहाँ तक कि 7वें दायरे तक खेती भी कर सकता है। कमाल हो गया। दूसरे शब्दों में, तथाकथित सृष्टि का ईश्वर वास्तव में सृष्टि के ईश्वर की एक अलौकिक शक्ति है, जिसे ताओ में विकसित किया गया है। हालांकि ईश्वर के विचारों के प्रभाव के कारण उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि वह सृष्टि के ईश्वर नहीं थे, और उन्होंने सोचा कि वह सृष्टि के ईश्वर का पुनर्जन्म थे, या एक निश्चित तरीके से यह दृष्टिकोण पूरी तरह से अनुचित नहीं है। हालांकि आखिरकार ताओ को विकसित करना केवल एक अलौकिक शक्ति है, इसलिए सृष्टि के देवता की मार्शल आर्ट केवल सृष्टि के स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली तक ही सीमित हो सकती है। यहाँ तक कि क्योंकि उसका नॉमिनन कागज के इस टुकड़े से बंधा हुआ है, वह यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकता है, और उसने ताओ को परिष्कृत करने के लिए सामग्री एकत्र नहीं की है। ऐसा लगता है कि यह धमकी दे रहा है। वास्तव में ये जीवन के सामने बस असुरक्षित है। अन्य 7वें लोगों से कोई तुलना नहीं है, यहाँ तक कि उनके अपने वास्तविक शरीर से भी नहीं। अब तो जीवन हार गया है और ढह गया है। केवल मार्शल आर्ट की इच्छा को सृष्टि के मूल भगवान द्वारा छोड़ दिया गया है। ये शिवेन की आंखें खुशी से चमक उठी। मार्शल आर्ट की इस इच्छा के साथ वह सृष्टि की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली को समझ सकता है, जो कि सृजन के भगवान द्वारा विकसित मार्शल आर्ट है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह सृष्टि के नकली भगवान की ताकत को बहुत बढ़ा सकता है। सृष्टि के ईश्वर द्वारा छोड़ी गई मार्शल आर्ट प्राकृतिक है। ये ईश्वर से ऊपर सृष्टि का क्षेत्र है। उसकी दृष्टि और दायरा राजा से कहीं परे है। उनके द्वारा बनाई गई मार्शल आर्ट स्वाभाविक रूप से राजा को अपने से कहीं बेहतर ताकत से खेलने में सक्षम बना सकती है, जो अपने आप में कुछ भी अजीब नहीं है। यदि उसने स्वर्ग और पृथ्वी का हाथ सीख लिया तो उसकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। निचले कार्ड के रूप में स्वर्ग और पृथ्वी के हाथ के साथ उसने 9वें क्षेत्र में विशेषज्ञों को चुनौती देने का साहस भी किया। स्वाभाविक रूप से उसकी ताकत के मामले में कुछ भी भयानक नहीं था। स्वर्ग के इस युग में वह बमुश्किल सबसे मजबूत लोगों में से एक को पकड़ पाया। उस समय यह स्वाभाविक रूप से अधिक सुरक्षित है और हर दिन चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सोचकर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। उसकी नजरों में अनगिनत सूचनाएं लगातार उछलकर उसके दिमाग में आती रहीं। हालांकि सृष्टि की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली ने स्पष्ट रूप से यह निर्दिष्ट नहीं किया कि अभ्यास कैसे किया जाए। इसने संदर्भ के लिए मार्शल आर्ट और सृष्टि के देवता के ताओवाद की भावना को छोड़ दिया, जो सीधे शब्दों में लिखने की तुलना में सरल और अधिक प्रत्यक्ष है, यहाँ तक कि ताओवादी शब्दों में भी, और इसकी कार्यकुशलता अधिक है। जैसे ही ये शिवेन की आत्मा उसमें गिरी, ऐसा लगा कि उसके सामने एक महान और अदम्य आवाज थी, जो एक हाथ से स्वर्ग और पृथ्वी को तोड़ रही थी और स्वर्ग और पृथ्वी में छेद कर रही थी। यह कोई छोटी मोटी दुनिया नहीं, बल्कि सृजन की दुनिया है। मुझे नहीं पता कि उसकी हथेली के नीचे कितने आउटलैंड जीव मारे गए हैं। कोई भी आउटलैंड प्राणी कभी उसका दुश्मन नहीं रहा। सम्राट स्तर का प्राणी भी उसके सामने बहुत नाजुक है। प्रत्येक हथेली मार्ग के एक निश्चित भाग की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि सभी मार्गों का उसमें एकीकरण है। यह एक शक्तिशाली हथेली है जो वास्तव में सभी संवेदनशील प्राणियों से श्रेष्ठ है। यहाँ तक कि तू जीवेन को भी लगा कि यह स्पष्ट रूप से स्वर्गीय गुरु के पास मौजूद शक्ति से अधिक है। हालांकि उसने स्वर्ग के प्रभु को कभी नहीं देखा था, फिर भी वह स्वर्ग के प्रभु को नहीं समझ पाया। स्वर्ग के स्वामी की सीमा तक वह सभी महान मार्गों को नहीं जान सका। ऐसा लगता है कि यह हथेली अपने कौशल से संचालित होती है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। प्रत्येक हथेली नियमों की शक्ति से सीधे शत्रु को मार गिराती है।
उनकी हथेली सभी शासन शक्तियों की संपूर्ण अभिव्यक्ति है, जो बहुत भयानक है। स्वर्ग और पृथ्वी ताड़ का नाम सत्य है। केवल हस्तरेखा तकनीकों के इस सेट से ये जीवेन देख सकते हैं कि भाग्य के देवता की ताकत किंवदंती की तुलना में अधिक मजबूत है। कम से कम वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। ये जीवेन ने अपने तरीके से दूसरे पक्ष पर हमला किया और ताड़ की तकनीक के इस सेट ने बस नियमों के साथ हमला किया, जिससे उसकी शक्ति दोगुनी हो गई। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हथेलियों का ये सेट धीरे धीरे उसके सामने उभर आया। रहस्यमय अंतरिक्ष की मदद से हथेलियों के इस समूह का रहस्य धीरे धीरे स्पष्ट हो गया। वह अभी समझ ही रहा था कि अचानक आसमान से एक संदेश उतरा। ये वह व्यक्ति था जो बाहर सृजन और रसायन विज्ञान के बुगे की रखवाली कर रहा था, जो ये जीवेन को याद दिला रहा था कि उसका समय आ गया है। ये जीवेन ने अपनी आंखें खोली और खुद से कहा, अभी बहुत समय है। ये पहले से ही यहाँ है। समय गिनते गिनते हजारों वर्ष बीत गए, सिवाय इसके कि पहले 800 वर्ष 8वें क्षेत्र को तोड़ने और मजबूत करने के लिए हैं। शेष 200 वर्ष मुख्य रूप से स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली को समझने के लिए हैं। हालांकि 200 साल इतनी जल्दी बीत गए। इन 200 वर्षों में उन्होंने केवल एक भाग ही समझा, जिसे फर्क कहा जा सकता है। सृष्टि की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली बहुत गहरी है। यद्यपि उसके पास मदद करने के लिए एक रहस्यमय स्थान है, लेकिन उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, जो पहले ही समाप्त हो चुके हैं, जिसने निस्संदेह उसकी समझने की क्षमता को कई ग्रेड तक कम कर दिया है। जबकि तू जीवेन को अभी भी दया आ रही थी, उसने अचानक एक बात के बारे में सोचा, वह है भाग्य की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली को रिकॉर्ड करने वाले कागज को ले जाना। मूल रूप से यह असंभव था, क्योंकि फॉर्च्यून वू पवेलियन की रखवाली करने वाले लोग कभी भी और कहीं भी इसकी जांच करते थे कि यह पूरा हो गया है या नहीं, लेकिन यह पेपर अलग था। जाहिर है कागज का ये टुकड़ा सृजन के मार्शल आर्ट मंडप के रखवाले की नजरों से दूर होना चाहिए, अन्यथा पुस्तक की भावना सम्राट स्तर तक कैसे बढ़ सकती है। इसकी इजाजत कभी नहीं दी जानी चाहिए। कोष्टक यह कोई साधारण सम्राट नहीं, बल्कि 7वें लोक का सम्राट है। ये स्पष्ट है कि स्वर्ग और पृथ्वी को ताड़ बनाने का विचार लंबे समय से ताऊ बन गया है, लेकिन यह पाया नहीं गया है। शायद निर्माता के मार्शल आर्ट मंडप के गार्डों को भी कागज के इस टुकड़े के अस्तित्व के बारे में पता नहीं था। भले ही उन्हें ये पता था, फिर भी वे इसका पता नहीं लगा सके। कागज के इस टुकड़े पर सृष्टि के भगवान द्वारा छोड़े गए स्याही के खजाने हैं। यदि वे छिपना चाहते हैं, तो ये सामान्य है कि वे उन्हें ढूंढ नहीं सकते। अब तक कोई भी सृष्टि के ईश्वर की ताकत की बराबरी नहीं कर सका है। ये सोचकर ये जीवेन ने तुरंत कागज के इस टुकड़े को अपने शरीर में डाल लिया और धीरे धीरे अध्ययन करने के लिए इसे बाहर निकाल लिया। क्योंकि यह समय था, ये जीवेन ने संकोच नहीं किया और सीधे बाहर निकलने के लिए उड़ान भरी। जब वह बाहर निकलने के लिए उड़ गया, तो ये जीवेन को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि कोई दिव्य विचार नीचे आ गया है, जैसे कि वह परीक्षण कर रहा हो कि क्या ये जीवेन किताबें ले गए हैं। यहाँ की हर किताब एक सम्राट द्वारा लिखा गया पत्र है। यदि किसी को बाहर रखा जाता है, तो इससे मछली जैसी हवा चलेगी और खून की बारिश होगी, अनगिनत हत्याएं होंगी, और उसे नहीं ले जाना चाहिए। हालांकि यहाँ सृष्टि के ईश्वर के सभी विवरण और शक्ति का उल्लेख नहीं किया गया है, कम से कम ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। स्वाभाविक रूप से लापरवाह होना असंभव है, और यहाँ तक कि एक से अधिक सम्राट भी तैनात है। यदि आप धोखा देना भी चाहें तो यह असंभव है। इसके अलावा तू जीवेन को ये भी लगता है कि स्वर्गीय मास्टर द्वारा एक सरनी छोड़ी गई है। जब तक स्वर्गीय गुरु जादू नहीं करता, मुझे डर है कि अतीत को छिपाने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए ये जीवेन अभी भी थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन सौभाग्य से अंत में, जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, यहाँ तक कि तियानजुन की सरनी सीमा भी स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली वाले कागज का पता नहीं लगा सकी। वे स्वर्ग और पृथ्वी की सांस का पता नहीं लगा सके। वो पवेलियन से निकलने के बाद तू जीवेन को लगा कि कोई उसे देख रहा है, क्योंकि निगरानी के साधन बहुत कठिन थे, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू जीवेन को पता चल गया। ये जीवेन को जल्द ही एहसास हुआ कि यह कोई और नहीं था, ये सम्राट तियानी है। क्या तुमने मुझे खाने का फैसला किया है? ये जीवेन ने व्यंग्य किया। उसने अपनी सांसें पूरी तरह रोक ली। ये सफलता से पहले की स्थिति से अलग नहीं था। संभवतः तियानी सम्राट को पता नहीं होगा। सम्राट तियानी में उसे स्पष्ट रूप से देखने का साहस है। डोलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ लेकिन उसने सृजन के भगवान की राजधानी में ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। पिछला ताओवादी शरीर वास्तविक शरीर से बिल्कुल अलग था।
फिर भी ये जीवेन द्वारा नष्ट किए जाने से पहले वह ये जीवेन के साथ ऐसा नहीं करना चाहता था। ज्यादा से ज्यादा यह उसके लिए एक सबक मात्र है, लेकिन मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि ये जीवेन इतना सख्त और क्रूर होगा जितना उसने सोचा था। यदि उसने कहा कि यह नष्ट हो जाएगा तो यह नष्ट हो जाएगा। सृष्टि और रसायन शास्त्र के युग में अनेक लोगों ने यह विवाद देखा। अगर वह मुसीबत खड़ी करना भी चाहे तो उसे कोई बहाना और कारण नहीं मिल पाता। आखिरकार उसने सबसे पहले ऐसा किया। ऐसे लोग हो सकते हैं जो यहाँ अभिमानी होने का साहस करते हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से तियानी सम्राट नहीं है। यहाँ ये जीवेन को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उसके साथ क्या होगा। अगर उस पर निगरानी भी रखी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बार बाहर, ये जीवेन को तियानी सम्राट के हमले का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि दोनों पक्ष सृष्टि के देवता से हैं, दोनों पक्षों के महत्व के लिए ये जीवेन कभी नहीं मानते हैं कि उनके महत्व की तुलना नौवें क्षेत्र में तियानी सम्राट के साथ की जा सकती है। अंत में सम्राट तियानी को इस मामले को मिटाने के लिए काफी कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन मुझे डर है कि 4 राज्यों की जमीन खुद से छीनने के बाद उसे पैसे की हानि ना हो। हालांकि यह क्रूर था, तो जीवेन ने इन चीजों की स्पष्ट रूप से गणना की। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने सृष्टि के ईश्वर की शरण ली और वह केवल सृष्टि के ईश्वर की शक्ति और कुछ संसाधनों का उपयोग करना चाहता था। इसके विपरीत वास्तव में सृष्टि के ईश्वर के लिए कुछ भी करना बहुत सामान्य है। तियानी सम्राट ने बहुत स्पष्ट रूप से गणना की, भले ही वह आगे बढ़े और 8वें क्षेत्र में कदम रखा। मुझे डर है कि वह उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा, लेकिन मुझे डर है कि वह ये नहीं सोचेगा कि उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी हथेली की अतिरिक्त हथेली तकनीक है। दूसरों के लिए इसे कम समय में प्राप्त करना बेकार है। स्वाभाविक रूप से सृष्टि के देवता की मार्शल आर्ट का अध्ययन थोड़े समय में नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये जीवेन अलग है। उसके पास एक रहस्यमय स्थान है, लेकिन दुर्भाग्य से उसके ड्रैगन नस संसाधन पहले ही समाप्त हो चुके हैं। अन्यथा उन 200 वर्षों में उसके पास कुछ हद तक सृष्टि की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली की खेती करने और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पर्याप्त होगा। हालांकि वह जल्दी में नहीं था, क्योंकि उसके पास अभी भी काफी संख्या में सम्राट के शव थे। इस दुनिया में ये ड्रैगन नस से भी अधिक कठोर मुद्रा थी, और वह एक ऐसी शक्ति को जानता था जो इन सम्राटों के शरीर को पूरी तरह से निगल सकती थी। तियान शान गठबंधन, इस विशाल का मुख्यालय भी सृष्टि के देवता में ही है। यह आम बड़े धर्मों से अलग है। सामान्य बड़े धर्म स्वतंत्र विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, खासकर यदि वे सृष्टि के ईश्वर के नियंत्रण से छुटकारा पा सके। हालांकि तियान शान गठबंधन का उद्देश्य अधिक धन कमाना है। यदि वे सृष्टि के ईश्वर पर भरोसा नहीं करते तो वे अब इतने विशाल कैसे विकसित हो सकते हैं। इसके विपरीत दुनिया में अराजकता उनके लिए अच्छी बात नहीं है। जब दुनिया शांतिपूर्ण होगी तभी उनका गठबंधन तेजी से विस्तार कर सकता है और अधिक संसाधन अर्जित कर सकता है। केवल तभी जब सम्राट के पास अधिक संसाधन हो, वह तेजी से आगे बढ़ सकता है। इसलिए उनका सृष्टि के ईश्वर के हितों से कोई बुनियादी टकराव नहीं है, जो अन्य महान धर्मों से बिल्कुल अलग है। ये जीवेन ने अपना हुलिया नहीं छिपाया और सीधे तियान शान गठबंधन के मुख्यालय में उड़ान भरी। स्टॉर्म सिटी में तियान शान गठबंधन की तुलना में तियान शान गठबंधन के निर्माण के देवता का मुख्यालय अधिक शानदार और शानदार है। यह अभ्यासियों के लिए एक जगह की तरह नहीं है। ये वास्तव में कुछ हद तक धर्मनिरपेक्ष व्यवसायियों की शैली है। सम्राट वो, आपका दूर से स्वागत है। पहली बार जब ये जीवेन ने गठबंधन में प्रवेश किया तो लॉबी में एक प्रबंधक तुरंत सलाम करने के लिए आगे आया और कहा। हालांकि वह चरम अर्थ सम्राट भी है, वह ये भी बहुत स्पष्ट है कि उनके और उनके सामने वाले व्यक्ति के बीच का अंतर सिर्फ एक शब्द का मामला है। अगर वह ऐसा करता भी है तो तियान शान गठबंधन द्वारा उसके साथ बहस करने की संभावना बहुत अधिक नहीं है। आखिरकार हर कोई भावी सम्राट और 7वें क्षेत्र के राजा के बीच अंतर जानता है। यह ऐसा है जैसे सृष्टि के देवता ये जीवेन और तियानी सम्राट के बीच तियानी सम्राट को चुनेंगे। हर किसी की एक कीमत होती है। ओह, आप मुझे जानते हैं। ये जीवेन को भी थोड़ी दिलचस्पी थी। आखिरकार दूसरे पक्ष ने पहली बार में ही उसे पहचान लिया, लेकिन वह सिर्फ एक भंडारी था। ये स्वाभाविक है। सम्राट वू जैसे विशिष्ट अतिथि के लिए हम में से प्रत्येक को याद रखना चाहिए, भंडारी ने शीघ्रता से कहा। वास्तव में तियान शान गठबंधन के प्रबंधकों के लिए कई बड़े लोगों को पहली बार में पहचानना सिर्फ बुनियादी कौशल है। ये जीवेन की छाया पेंटिंग लंबे समय से उनके द्वारा पूरी दुनिया में फैलाई गई है। जो कोई भी जानना चाहता है वह इसे तब तक समझ सकता है जब तक वह इसे समझने का इच्छुक है।
ये जिवेन न केवल ताकत में श्रेष्ठ है, बल्कि 7वीं सीमा के ऊपर की बेहतर ताकत तियानशान गठबंधन के सबसे खतरनाक विशेषज्ञों की श्रेणी में शामिल होने के लिए पर्याप्त है। उनके साथ ये जिवेन के पिछले सहयोग का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसने तियानशान को भी बनाया है गठबंधन को बहुत फायदा। और अब तो जिवेन की अधिक पहचान है। 4 राज्यों के गश्ती दूत यानी रेंजो, लीज, डार्क स्टेट और शिजो के 4 राज्य ये जिवेन के नियंत्रण में हैं। इस तरह अतीत में ये जिवेन की पहचान, स्थिति, ताकत और अच्छा सहयोग आधार तियानशान गठबंधन की नजर में विशिष्ट अतिथि बन गए हैं। ऐसे शख्स को पहली बार में कैसे पहचाना नहीं जा सका। ये जिवेन तुरंत मुस्कुरा दी और उसका इरादा गहराई से अध्ययन जारी रखने का नहीं था। इसके बजाय उन्होंने सीधे कहा, क्या आपके पास कोई है जो प्रभारी हो सकता है? आपके तियानशान गठबंधन के साथ मेरा बहुत बड़ा संबंध है। हाँ, कृपया पहले मेरे साथ वीआईपी कमरे में चले। हमारा मुख्य काम जल्द ही आ जाएगा, प्रबंधक ने तुरंत कहा। ये जिवेन ने सिर हिलाया और प्रबंधक के पीछे पीछे एक शानदार ढंग से सजाए गए वीआईपी कमरे में चली गई। अकेले वीआईपी रूम को देखने पर यह बाहर की शानदार सजावट से बिल्कुल अलग था। हवा में बहुमूल्य मसालों की गंध है, जो अभ्यासियों के लिए बहुत अच्छी है। यदि सामान्य भिक्षुओं को इस बहुमूल्य मसाले की सहायता मिल सके, तो उनका दिमाग अच्छा हो सकता है और उनमें कोई राक्षस नहीं होंगे। कुछ हद तक ये जिवेन के मिंगक्सिन प्राचीन पेड़ के समान है, लेकिन मिंगक्सिन प्राचीन पेड़ की तुलना में ये मसाले केवल डिस्पोजेबल उपभोग्य हैं, और यह बहुत महंगा है। मुझे डर है कि यह महंगा भी है। सामान्य अभ्यासी इसका प्रयोग लंबे समय तक नहीं कर सकते। वे इसका उपयोग तभी कर सकते हैं जब वे टूट जाएं। ये जिवेन की उपलब्धियां रॉकेट की सवारी की तरह बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। मिंगक्सिन प्राचीन वृक्ष की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। जैसा कि प्रबंधक ने कहा, ये जिवेन को लंबे समय तक इंतजार कराए बिना एक व्यक्ति ने दरवाजे से धक्का दिया, लेकिन उसने 20 साल के एक युवा व्यक्ति को देखा, जिसने हल्के नीले रंग की पोशाक और भव्य कपड़े पहने थे। वो एक साधारण अमीर बच्चे की तरह दिखता था, लेकिन उसकी आंखें रत्नों की तरह थीं, ज्ञान से चमकती थीं, और सामान्य लोग केवल उसे देखते थे। आप उस आदमी की असामान्यता देख सकते हैं। जैसे ही युवक पास आया, उसने अपना मुंह खोला और कहा, चांदी की ठंड के नीचे भगवान सम्राट वू के ताओवादी मित्र विनम्र है। जैसे ही वह बोला, युवक ने थोड़ा सा उसके सिर की ओर देखा। सिल्वर फ्रॉस्ट का सम्राट विनम्र है। ये जिवेन ने भी थोड़ा कहा। उसने युवक की साधना को महसूस करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ अस्पष्ट सा महसूस हुआ। वह इसे पूरी तरह से महसूस नहीं कर सका, या वह इसकी पूरी तरह से गणना नहीं कर सका। अपनी वर्तमान साधना के साथ वह केवल एक नजर में 8वें क्षेत्र को देख सकता है, इसलिए केवल एक ही संभावना है। यदि वह सही अनुमान लगाता है, तो सिल्वर फ्रॉस्ट गॉड सम्राट को 9वें दायरे के स्तर पर मौजूद होना चाहिए। 9वें क्षेत्र का सुपर मास्टर तियानशान गठबंधन में केवल एक दुर्लभ है। वह इस स्तर पर भी मौजूद है। ऐसा लगता है कि तियानशान गठबंधन वास्तव में उसके साथ व्यापार पर सामान्य ध्यान नहीं देता है। मुझे 9वें क्षेत्र का ताओवादी मित्र बनने की उम्मीद नहीं थी। मैं वास्तव में सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, ये जिवेन ने मुस्कुराते हुए कहा।